ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ डिवाइन बीस्ट के साथ कंट्रैक्ट किया जा सकता है। हर किसी का अपना लाइफ टाइम कंट्रैक्टेड बीस्ट होता है। कुछ लोग ब्लू आइज व्हाइट ड्रैगन के साथ कंट्रैक्ट करते हैं और स्टॉर्म पावर पर काबू पाकर इतिहास के सबसे पावरफुल स्टॉर्म हीरोज बन जाते हैं। कुछ लोग आइस बारबेरियन नाइट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आइस पावर्स को कंट्रोल करते हैं और सबको डराने वाली आइस क्वीन बन जाते हैं। लेकिन यहाँ ये चाइना का छोटा मास्टर शेफ कहलाने वाला व्यक्ति, इसका कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट ये मोटा ताजा सेंटीपीड है। असल में गोपेंग सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसके पेरेंट्स का देहांत हो चुका है। आज हमेशा की तरह स्कूल से घर लौटते समय उसकी आंखों के सामने कुछ अजीब स्क्रीन्स दिखाई देने लगी। उसे लगा कि ये हाल के स्ट्रेस की वजह से हुआ इल्यूजन है। लेकिन जब वो सीढ़ियां चढ़ रहा था तो उसने देखा कि एक ग्रे प्लेट पिगमेंटेड स्पाइडर सीढ़ियों के एंट्रेंस पर बैठा है। फिर वो अजीब इंटरफेस फिर से दिखाई दिया। इससे गाओ पेंग ने तय किया कि ये इल्यूजन नहीं है, लगता है उसे कोई हैक मिल गया है। तभी उसे याद आया कि ये मकड़ी पड़ोस की दादी चेन की है और शायद काल्म नेचर की है। लेकिन अचानक मकड़ी उठी और उस पर झपट पड़ी। सन पेंग ने देखा तो तुरंत घर की ओर भागा, लेकिन मकड़ी ने अपनी फास्ट मूवमेंट से उसका पीछा कर लिया। तभी गाओ पेंग को याद आया कि सिस्टम ने कहा था कि इसकी वीकनेस आग से डरना है। उसने तुरंत अपना लाइटर निकाला और पूरी ताकत से मकड़ी पर फेंक दिया, लेकिन आग बहुत छोटी थी इसलिए कोई खास असर नहीं हुआ। अगले ही पल मकड़ी फिर से उस पर झपटी। जब गाओ पेंग लगभग अपने दरवाजे तक पहुंच ही चुका था तभी मकड़ी ने अपने पंजे फैलाकर उस पर छलांग लगा दी। उसी समय दरवाजा खुला और दाजी ने अपनी टेल से मकड़ी को कई मीटर दूर फेंक दिया। फिर वो गाओ पेंग के पास आकर खड़ी हो गई, जिससे गाओ पेंग का मोराल तुरंत बढ़ गया। ग्रे प्लेट पिगमेंटेड स्पाइडर ने देखा तो तुरंत भाग गया। तभी दाजी ने गाओ पेंग से कहा कि जल्दी से खाना बनाओ, मैं भूख से मर रही हूँ। गाओ पेंग ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि अभी एक बड़ा खाना बनाता हूँ। फिर वो किचन में गया, हाथ में चाकू लेकर क्विंकुन रियोमून स्लैश से तेजी से मीट काटने लगा। फिर सोल स्लैश से कैरेट को 4 टुकड़ों में काट दिया। 0.9 सेकंड्स बाद एक स्पेशल न्यूट्रिशन डिनर तैयार हो गया। दाजी ने सिर्फ एक बार सूंघा और उसके चेहरे पर तुरंत लालिमा छा गई। उसने तुरंत बोल को पकड़कर हड़पना शुरू कर दिया। तभी गाओ पेंग के सामने सिस्टम पॉप अप हुआ। जब वो दाजी के स्टैट्स चेक कर रहा था तभी उसने अचानक पाया कि दाजी की क्वालिटी एलीट लेवल तक बढ़ाई जा सकती है। ये जानना जरूरी है कि क्वालिटी ही बीस्ट की ग्रोथ पोटेंशियल तय करती है। क्वालिटी जितनी ऊंची होगी एबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तभी गाओ पेंग ने सोचा, अगर एलीट क्वालिटी तक पहुंच सकते हैं तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में परफेक्ट क्वालिटी तक भी पहुंचा जा सकता है। गाओ पेंग ने तुरंत दाजी के अपग्रेड रिक्वायरमेंट्स खोले। यिन ग्रास स्टोन बीड्स, थंडर स्ट्रक वुड का एक टुकड़ा, थंडर एलिमेंट कोर 1। गाओ पेंग के लिए पहली 2 मटेरियल्स कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस थंडर एलिमेंट कोर के लिए कम से कम 10 क्रेडिट पॉइंट्स की जरूरत थी। हालांकि गाओ पेंग समहाउ अपग्रेड मटेरियल्स जुटा सकता था, लेकिन दाजी के खाने की स्पीड देखकर उसने सोचा कि अगर अपग्रेड कर दिया तो आगे के दिन नहीं कटेंगे। तभी दाजी ने उससे एक और प्लेट बनाने को कहा। गाओ पेंग ने उसे डांटना चाहा, लेकिन दाजी अचानक उठकर गुर्राई, मेरा पेट नहीं भरा। गाओ पेंग ने देखा तो उसे डांटने की मेहनत नहीं की और फिर से एक प्लेट बना दी। वो दाजी को तेजी से खाते देखकर सोचने लगा, अपग्रेड का तरीका तो है लेकिन मटेरियल्स खरीदने के पैसे नहीं है। तभी उसे ख्याल आया, अगर सिस्टम की इन्फॉर्मेशन सच है तो क्या वो एक बीस्ट टेमर बन सकता है। बीस्ट के अपग्रेड रिक्वायरमेंट्स हमेशा से बीस्ट टेमर्स के लिए एक मिस्ट्री रही हैं और वो सिस्टम के थ्रू बीस्ट के अपग्रेड के लिए जरूरी मटेरियल्स जान सकता है। इसका मतलब है कि वो हिस्ट्री का सबसे ग्रेट बीस्ट टेमर बन सकता है। उस समय चाहे कितनी भी एक्सपेंसिव मटेरियल्स क्यों ना हो, वो आसानी से हासिल कर सकता है। अगले दिन सुबह गाओ पेंग अपनी कजिन तांग तांग के दरवाजे पर पहुंचा। तांग तांग नींद में आंखें मलते हुए दरवाजा खोला और पूछा कि इतनी सुबह सुबह क्या काम है। गाओ पेंग ने कहा कि उसे बीस्ट टेमर परीक्षा में भाग लेना है और उसे कुछ दिनों के लिए दाजी की देखभाल करने में मदद चाहिए। तांग तांग ने सुना कि वो परीक्षा देने जा रहा है तो मुस्कुरा दी और उसकी बात मान ली। फिर जैसे ही गाओ पेंग परीक्षा स्थल पर पहुंचा, वहां भीड़ लगी हुई थी। तभी उसने देखा कि पड़ोस की आंटी वांग भी परीक्षा देने आई है। जब आंटी वांग को पता चला कि गाओ पेंग भी बीस्ट टेमर बनना चाहता है तो वो उसके प्रदर्शन को लेकर उत्साहित थी और सोचती थी कि वो सबसे कम उम्र का बीस्ट टेमर बन सकता है। तभी भीड़ में से एक छोटा कद्दू निकला और गाओ पेंग का मजाक करने लगा कि बीस्ट टेमर कोई कचरा नहीं है, कोई भी इसमें भाग नहीं ले सकता। हालांकि गाओ पेंग ने इस पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि अगर सिर्फ बातों से बीस्ट टेमर बन सकते हैं तो तुम जरूर एक हाई लेवल बीस्ट टेमर हो। फिर उस छोटे आदमी ने गुस्से से कहा कि गाओ पेंग इंतजार करे। तभी परीक्षक फेंग शिव ने अनाउंस किया कि इस परीक्षा में लिखित और प्रैक्टिकल 2 फेज होंगे। बाद में बड़ी स्क्रीन पर बीस्ट टेमिंग वीडियो दिखाए जाएंगे और परीक्षार्थियों को वीडियो में जानवरों की जानकारी सही सही डिस्क्राइब करनी होगी। उसके बाद स्क्रीन पर एक डॉल्फिन जानवर दिखाई दिया। 10 सेकंड बाद वीडियो खत्म हो गया। परीक्षा हॉल में सभी उम्मीदवार हैरान रह गए, इतने कम समय में क्या देख पाएंगे। फेंग प्रेसिडेंट ने जोर से डांटा, जो कोई भी शिकायत करेगा परीक्षा हॉल से बाहर जाएगा। लेकिन वो छोटा आदमी पूरे कॉन्फिडेंस में था क्योंकि उसने पहले ही प्रश्न मिल गए थे और उसे पता नहीं था कि गाओ पेंग पहले ही अपना उत्तर लिख चुका था। उसने सिस्टम के माध्यम से स्टॉर्म डॉल्फिन के सभी स्टैट्स और फीचर्स के बारे में पहले ही जान लिया था। 1 घंटे बाद परीक्षा समाप्त हुई। फेंग प्रेसिडेंट ने पास कैंडिडेट्स की सूची की घोषणा शुरू की। वो छोटा आदमी पहले फेज में पास हो गया, लेकिन गाओ
गांव पेंग का नाम नहीं पुकारा गया। इस नतीजे ने उसे हिला दिया। उसने सोचा कि क्या सिस्टम द्वारा दिए गए डेटा में कोई गलती है। तभी फेंक प्रेसिडेंट ने पूछा, गांव पेंग कौन है? गांव पेंग ने तुरंत हाथ उठाकर खड़ा हो गया। फिर फेंक प्रेसिडेंट ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, लिखित परीक्षा में पूरे अंक पाने वाला कैंडिडेट इतना जवान है, सच में नायक जवानों में से निकलते हैं। ये सुनकर सभी कैंडिडेट्स शॉक्ड रह गए। इस लड़के ने लिखित परीक्षा में पूरे अंक पाए हैं। फिर गांव पेंग ने उस छोटे आदमी की तरफ साइड नजर से देखा। माफ करना, गलती से पूरे अंक मिल गए। उस छोटे आदमी ने उसके घमंडी रवैये को देखा तो गुस्से से दांत पीसने लगा। उसके बाद फेंक प्रेसिडेंट के नेतृत्व में कुछ लोग प्रैक्टिकल परीक्षा के हॉल में आए। फिर उन्होंने परीक्षा की कंटेंट की घोषणा की। आपको 1 सप्ताह के भीतर जानवर की क्वालिटी बढ़ानी होगी। परीक्षा अवधि के दौरान खर्च की गई सभी मटेरियल्स का भुगतान एसोसिएशन द्वारा किया जाएगा, लेकिन अगर क्वालिटी नहीं बढ़ाई जा सकी तो मार्केट वैल्यू के अनुसार कॉम्पेंसेशन देना होगा। फिर सभी ने एक एक करके अपने रूम कार्ड निकाले, लेकिन जब गांव पेंग की बारी आई तो बॉक्स में एक जानवर के साथ गड़बड़ थी। तभी आंटी वांग ने उससे पूछा कि उसे कौन सा कमरा मिला है। गांव पेंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे रूम नंबर 10 मिला है, लेकिन अगले ही पल वो पसीने पसीने हो गया। जिस जानवर की क्वालिटी बढ़ाने की जिम्मेदारी उसे दी गई थी वो था रॉटिंग वाटर ऐप, जिस पर कई बार एक्सपेरिमेंट किए जा चुके थे। लेकिन ऐसा जानवर जिससे टॉप लेवल के कॉन्ट्रैक्टर्स भी डरते थे, जन्म से ही लोहे के पिंजरे में कैद था। हर दिन उस पर क्रूर प्रयोग किए जाते थे। आखिरकार विकसित न हो पाने के कारण उसके मालिक ने उसे बेरहमी से त्याग दिया। ये दर्दनाक यादें हर दिन उसके नाजुक दिल को खा रही थीं। लेकिन गांव पेंग को देखते ही उसकी आंखों से आंसू आ गए। गांव पेंग ने उसके माथे पर हाथ फेरा और वादा किया कि वो उसे जरूर विकसित करेगा। फिर उसने रॉटिंग वाटर ऐप की प्रमोशन प्लान खोली और देखा कि 2 अलग अलग रास्ते हैं। नॉर्मल एवोल्यूशन के लिए बहुत सारी मटेरियल चाहिए, जो एग्जाम की लिमिट से ज्यादा थी, इसलिए उसने तुरंत ट्विस्टेड एवोल्यूशन चुना। फिर उसने जरूरी मटेरियल की लिस्ट बनाई। भाई जो ने लिस्ट देखी और पूछा, क्या तुम रॉटिंग वाटर ऐप को मारना चाहते हो? गांव पेंग ने कॉन्फिडेंट लुक दिखाया और कहा, बस मटेरियल तैयार करो। 3 दिन बाद कई लोग फेल होकर बाहर हो गए। कुछ तो मटेरियल सोच सोच कर अपने सारे बाल गंवा बैठे। वहीं गांव पेंग का काम बढ़िया चल रहा था। 3 दिन तक पॉइजन खिलाने के बाद रॉटिंग वाटर ऐप की मेंटल स्टेट एक शॉर्ट टर्म पीक पर पहुंच गई थी। अब सक्सेसफुल प्रमोशन के लिए सिर्फ एक आखिरी स्टेप बाकी था। गांव पेंग ने आगे बढ़कर उसे समझाया, मैं तुम्हें अब बाहर निकालता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। फिर उसने पिंजरा खोल दिया, लेकिन रॉटिंग वाटर ऐप अचानक उसकी ओर दौड़ा और बच्चे की तरह उसकी छाती से सट गया। फिर गांव पेंग ने एक सफेद कपड़ा हटाया। सामने एक पूरा पुल सल्फ्यूरिक एसिड का पानी था। उसने रॉटिंग वाटर ऐप से कहा कि अंदर जाकर थोड़ी देर लेट जाए, इससे वो पूरी तरह बदल जाएगा। रॉटिंग वाटर ऐप ने अंदर एक बाल फेंका जो तुरंत राख में बदल गया। वो किसी भी कीमत पर नहाने को तैयार नहीं था। गांव पेंग ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं तुम्हें पावर दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कॉरेज दिखाना होगा। ये सुनकर रॉटिंग वाटर ऐप का मन डगमगाया। फिर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड के पूल में घुसा। जब उसका पूरा बॉडी पानी में डूब गया तो भारी मात्रा में ब्लैक स्मोक निकला। इससे छत का स्मोक अलार्म चालू हो गया। स्टाफ ने सोचा कि रूम नंबर 10 में आग लगी है और तुरंत लोगों को बुलाया। जब भाई जो ने दरवाजा खोला तो कमरे में सिर्फ गाढ़ा ब्लैक स्मोक भरा हुआ था। गांव पेंग ने पूछा, भाई जो तुम कैसे आ गए? भाई जो ने स्मोक अलार्म की तरफ इशारा किया और कहा कि उसने बहुत शोर मचाया है, इसलिए देखने आया है। गांव पेंग ने तुरंत माफी मांगी, मैं व्यस्त था, ध्यान नहीं दिया। तभी फेंक प्रेसिडेंट भी रूम नंबर 10 में आ गए और पूछा कि क्या हुआ है। भाई जो ने उनके कान में कहा कि ये गांव पेंग द्वारा मॉन्स्टर को ट्रेन करने से हुआ है। अगले ही पल सल्फ्यूरिक एसिड के पानी से एक भूतिया हाथ निकला और किलिंग इंटेंट से भरा हुआ सी वैली ऐप किंग सबके सामने आया। सभी देखकर हैरान रह गए। क्या ये वही डिप्रेस्ड रॉटिंग वाटर ऐप है? गांव पेंग बहुत खुश हुआ। सिस्टम वाकई कमाल का है। एक रिसर्चर बहुत एक्साइटेड था। ये एक नई किस्म का मॉन्स्टर है और बहुत दुर्लभ अनडेड टाइप है। लेकिन फेंक प्रेसिडेंट ने कहा, दुर्लभ ये नया मॉन्स्टर नहीं, बल्कि वो इंसान है जिसने इसे बनाया है। तभी सी वैली ऐप किंग ने गांव पेंग का कॉलर पकड़ लिया और उसे अपना मास्टर मान लिया। लेकिन गांव पेंग ने उसे धक्का दे दिया, मैंने तुम्हारी क्वालिटी बढ़ा दी है, अब भी कुछ चाहिए? उस समय सी वैली ऐप किंग की आंखों में अलविदा के आंसू थे। एक रिसर्चर उसे अपने पास रखना चाहता था, लेकिन फेंक प्रेसिडेंट ने तुरंत फैसला किया कि उसे गांव पेंग को दे दिया जाए। गांव पेंग को यकीन नहीं हो रहा था, ये तो एक बेहद दुर्लभ अनडेड टाइप का जानवर है। फेंक प्रेसिडेंट ने कहा, तुम्हारे बिना ये इवॉल्व नहीं कर पाता, तुम्हें सौंपना सबसे सही फैसला है। इस फैसले से वांगशु बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा कि गांव पेंग ने कॉपी की है, एक मरने वाले जानवर को इवॉल्व करना इम्पॉसिबल है। वहां मौजूद एग्जामिनर ली ने भी सहमति जताई। मैंने 10 साल रिसर्च किया और सफल नहीं हुआ। और ये उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फेंक प्रेसिडेंट ऊपर देखकर हंस पड़े। लगता है एसोसिएशन में कुएं के मेंढकों की भरमार है, जिन्हें दुनिया की समझ ही नहीं है। उन्होंने तुरंत गांव पेंग से डेमो दिखाने को कहा ताकि उन्हें पता चले कि बाहर की दुनिया क्या है। गांव पेंग ने हाथ फैलाते हुए कहा, मैं तो बस एक सर्टिफिकेट लेने आया था। मैं इन झंझटों में कैसे फंस गया? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं छोटा हूँ, मेरे पास होने का मतलब नकल है? क्या फालतू लोग हैं? न तो काबिलियत है और न ही नॉलेज। दूसरे के सफल होने पर शक करते हैं। हालांकि रॉटिंग वाटर ऐप के नाम में पानी है, लेकिन इसके गुणों का पानी से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि नाम में पानी है तो ये वाटर एलिमेंट है। कितने बेवकूफ हैं और उसे भारी मात्रा में वाटर और डार्क एलिमेंट मटेरियल खिलाया
लाया जाता है, ये नहीं पता कि रॉटिंग वाटर ऐप की कमजोरी डार्क एलिमेंट है। वांग शू ने सोचा कि गाओ पेंग बकवास कर रहा है, रॉटिंग वाटर ऐप की कमजोरी तो वुड एलिमेंट है। फेंग प्रेसिडेंट ने उसे समझाया, रॉटिंग वाटर ऐप वुड एलिमेंट से डरता है, लेकिन उसकी असली कमजोरी डार्क एलिमेंट है। ये भी परीक्षा का एक पॉइंट है। गाओ पेंग जानता था कि रॉटिंग वाटर ऐप के शरीर में मिली जुली शक्तियां हड्डियों तक पहुंच चुकी हैं और उन्हें साफ करना मुश्किल है। इसलिए उसने उल्टा तरीका अपनाया। 3 दिनों तक रॉटिंग वाटर ऐप को अलग अलग तरह की अनडेड एलिमेंट मटेरियल खिलाई और साथ ही अनडेड बीस्ट कोर की स्टिमुलेशन से उसे सफलतापूर्वक सी बोन ऐप किंग में इवॉल्व किया। लेकिन गाओ पेंग ने वहां मौजूद लोगों को चेतावनी दी कि वो इसे ट्राई न करें। वो नहीं चाहता कि बेवकूफों के गलत कामों की वजह से रॉटिंग वाटर ऐप की प्रजाति खत्म हो जाए। फेंग प्रेसिडेंट ने ये बात सुनकर तुरंत गाओ पेंग को एडवांस्ड बीस्ट टेमर सर्टिफिकेट देने का फैसला किया। फिर उसने वांग शू की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता कि तुमने चुपके से एग्जामिनर ली के साथ मिली भगत की है। ये सुनकर वांग शू के पसीने छूट गए। तभी भाई जो सामने आया और गवाही दी कि एग्जामिनर ली ने जानबूझकर इस परीक्षा की लिस्ट में हेरफेर की थी और उसने वांग शू से रिश्वत भी ली थी। सबूत जानवरों के ट्रांसफर रिकॉर्ड में है, जिसकी जांच की जा सकती है। ये कहते ही फेंग प्रेसिडेंट ने तुरंत ऐलान किया, कैंडिडेट वांग शू ने गंभीर धोखाधड़ी की है। उसकी 20 टेमर परीक्षा में भाग लेने की योग्यता हमेशा के लिए खत्म की जाती है। पूर्व एग्जामिनर ली जिंग को बीस्ट टेमर एसोसिएशन से निकाल दिया गया है और भविष्य में कभी भी नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये फैसला मौत की सजा जैसा था, जिसने वांग शू का दिल तोड़ दिया। उसके बाद फेंग प्रेसिडेंट गाओ पेंग को अपने ऑफिस में ले गए। वो चाहते थे कि गाओ पेंग चांगान शहर की तरफ से वर्ल्ड बीस्ट टेमर चैंपियनशिप में हिस्सा ले। फिर उन्होंने जोश में कहा, अगर तुम भाग लो तो तुम जरूर बहुत अच्छा करोगे। लेकिन गाओ पेंग को इस कॉम्पिटिशन में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब फेंग प्रेसिडेंट ने कहा कि टॉप 10 को कम से कम 10,000 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे, तो गाओ पेंग तुरंत उठकर भाग लेने को तैयार हो गया। पैसा कोई मायने नहीं रखता, असली बात देश के लिए सम्मान जीतना है। फिर गाओ पेंग ने अपना सर्टिफिकेट लिया और सी बोन ऐप किंग को एसोसिएशन से बाहर ले गया। जब गाओ पेंग आदाई को लेकर घर लौट रहा था, आदाई ने अचानक उसे एक तरफ धकेल दिया और आगे बढ़कर एक बैंगनी बिजली को रोक लिया। गाओ पेंग ने कहा, घबराओ मत, हमारे घर वाले हमें लेने आए हैं। लेकिन जब उसने दाजी की मोटी तगड़ी शक्ल देखी तो वो चकरा गई। क्या ये बैंगनी रंग का फजी बग मेरा बीस्ट है? जब कजिन उसे गले लगाने आगे बढ़ी तो गाओ पेंग ने तुरंत पूछा, तुमने दाजी के साथ क्या किया? बहन मुस्कुराकर बोली, पहले दाजी बहुत पतला लगता था, इसलिए मैंने उसे बहुत सारी अच्छी चीजें खिलाई। देखो अब कितना हेल्दी और ताकतवर लग रहा है। तुम्हारी बहन कमाल है ना। तभी आदाई ने दाजी के पेट के चर्बी के घेरे की तरफ देखा और फिर उसे अपनी 8 पसलियां दिखाई। फिर गाओ पेंग ने बहन को एग्जाम पास करने की बात बताई कि न सिर्फ उसे स्पेशल एडवांस्ड सर्टिफिकेट मिला, बल्कि फेंग प्रेसिडेंट ने आदाई भी उसे दे दिया। ये सुनकर बहन हैरान रह गई। क्या ये वही छोटा भाई है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता था? फिर उसने गाओ पेंग को प्यार से देखते हुए कहा, क्योंकि तुमने इतना अच्छा किया है, इसलिए बहन की तरफ से तुम्हें कुछ इनाम मिलेगा। उसने एक 20 टेमर सेक्रेटरी का कॉन्ट्रैक्ट उसे दिया। गाओ पेंग ने पूरी रात प्रैक्टिस करके खुद को और दाजी को कॉन्ट्रैक्ट से बांध लिया। जब वो सोच रहा था कि बहन का असली परिचय क्या है, तभी मोटा दाजी मेज पर लेटकर बोला, जल्दी जाकर खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। गाओ पेंग ने दाजी को डांटा कि वो अब बहुत मोटा हो गया है, एक बैंगनी छोटे सुअर की तरह। उसने आदाई से आईना लाने को कहा। दाजी ने आईने में अपना चेहरा देखा और डर कर पत्थर जैसा सख्त हो गया। फिर सुन्न सा जमीन पर लेट गया। गाओ पेंग ने कहा कि अगले कुछ दिन जमकर डाइटिंग करनी होगी। वो एक उड़ने वाली मोटी सेंटीपीड नहीं पालना चाहता। अगले दिन बहन ने गाओ पेंग को अपनी छोटी सी कंपनी में काम करने के लिए बुलाया। लेकिन गाओ पेंग ने देखा कि ये तो शहर के सबसे महंगे एरिया में है, यहाँ का किराया तो बहुत महंगा होगा। ये सुनकर बहन का पसीना छूट गया। उसने बिना सोचे कहा, ये मेरे एक दोस्त ने तोहफे में दिया है। इससे गाओ पेंग को अजीब लगा। आज बहन बहुत अलग लग रही है। हालांकि यहाँ काम करने के फायदे वाकई बहुत अच्छे थे। न सिर्फ इंडस्ट्री की सबसे ऊंची सैलरी मिलेगी, बल्कि हफ्ते में सिर्फ एक बार आना होगा। ये सुनकर गाओ पेंग को चिंता हुई कि बहन को नुकसान होगा, लेकिन बहन ने कहा, फिक्र मत करो, बीस्ट टेमर एक बहुत कीमती प्रोफेशन है, ये तुम्हारे लायक है। ये सुनकर गाओ पेंग बहुत खुश हुआ और कसम खाई कि वो ज्यादा पैसा कमाकर बहन को आराम की जिंदगी दिलाएगा। उसे पता नहीं था कि ये सब उसके दादा ने ही पहले से तय कर रखा था। फिर एक लोली लड़की उनके सामने आई। बहन ने गाओ पेंग को उसका परिचय दिया। ये तुम्हारी कोली क्वान क्वान है, किसी भी बात के लिए इसे पूछ सकते हो। फिर वो तेजी से चली गई। मेरे घर के बिल्ली को भूख लगी है, मुझे डॉग फूड खरीदने जाना है। फिर क्वान क्वान गाओ पेंग को उसके वर्करूम में ले गई। लेकिन जब उसने देखा कि गाओ पेंग इतना जवान है और उसके पास एडवांस्ड सर्टिफिकेट है, तो उसने सोचा कि बॉस निश्चित ही पैसे वाली बेवकूफ है। फिर उसने उसकी फीस की लिस्ट देखी, जो दूसरे 20 टेमर्स से 3 गुना ज्यादा थी। गाओ पेंग जैसे ही उसे समझाने लगा, एक हैवी बिल्ट आदमी अचानक ऑफिस में घुस आया और गाओ पेंग को दिखाकर चिल्लाया, तू ही वो है जो 3 गुना मांगता है। अगर तू मेरे बीस्ट को ठीक कर सकता है तो मैं तुझे 10 गुना दूंगा। लेकिन गाओ पेंग ने कहा कि 3 गुना काफी है, क्योंकि तुम मेरे पहले क्लाइंट हो। मिस्टर मा का मूड फालतू बातों का नहीं था, बस जेड बीस्ट ठीक हो जाए, कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। गाओ पेंग ने कहा, जल्दी मत करो, पहले जेड बीस्ट दिखाओ, तभी सही जवाब दे पाऊंगा। मिस्टर मा ने एक बेहोश सी पर्पल लाइटनिंग माउस निकाली। गाओ पेंग ने सिस्टम से उसके स्टेट्स चेक किए तो अचानक वार्निंग पॉपअप हुई। गाओ पेंग ने तुरंत पूछा, तुमने इस माउस को क्या खिलाया है? मिस्टर मा ने बताया
कि वो उसे म्यूटेशन इवॉल्व करवाना चाहता था, इसलिए उसे एक ब्लड जेड मशरूम खिलाया था। वजह पता चलते ही सिस्टम ने बेस्ट इलाज प्लान बना दिया। गांव पेंग ने क्वान क्वान को मटेरियल तैयार करने को कहा। फिर वो पर्पल लाइटनिंग माउस की तरफ मुड़ा और बोला, मैं यहाँ हूँ, तुम फेल हो ही नहीं सकते। फिर उसने कसाई वाला यूनिफॉर्म पहना, माउस को चॉपिंग बोर्ड पर दबोचा और चाकू निकालकर उसका इलाज शुरू कर दिया। वहां मौजूद दोनों देखकर पसीने पसीने हो गए। क्या तुम इसे मारने नहीं जा रहे? अगले ही पल गांव पेंग ने माउस को प्रेशर कुकर में डाल दिया, 2 बार हलचल की और 1 चम्मच माउस सूप निकालकर उनसे छकने को कहा कि नमक ठीक है या नहीं। फिर गांव पेंग ने समझाया, मजाक था, तनाव कम करने के लिए। ये पर्पल लाइटनिंग माउस की खास दवा है, गर्म करने से दवा जल्दी एब्जॉर्ब होती है। फिर उसने ढक्कन बंद किया और बोला, अब 10 मिनट और पड़ा रहने दो, तभी दवा पूरी तरह काम करेगी। 10 मिनट बाद भी कुकर में कोई हलचल नहीं हुई। मिस्टर मा घबरा गए, कहीं ज्यादा देर तो नहीं पक गया। उनकी बात खत्म होते ही प्रेशर कुकर सीटी बजाने लगा और ढक्कन हवा में उड़ गया। पर्पल लाइटनिंग माउस पर्पल लाइटनिंग ब्लड माउस में बदल गई थी, और वो भी परफेक्ट क्वालिटी की ड्यूल टाइप। जब मिस्टर मा उसे उठाकर खुश हो रहे थे, गांव पेंग ने बिल निकाला और बोला, पहले पेमेंट करो। फिर उसने क्वान क्वान से कहा कि ऐसा ही एक सेट तैयार करके उनके घर भेज दो। मिस्टर मा ने कहा कि उनके पास एक और जेड बीस्ट है, क्या गांव पेंग कल टाइम दे सकता है? वो 4 गुना फीस देने को तैयार है। लेकिन गांव पेंग ने मना कर दिया क्योंकि कल स्कूल है और उसे होमवर्क करना है। ये सुनकर दोनों हैरान रह गए, आजकल के स्टूडेंट्स इतने खतरनाक होते हैं। इसी बीच चचेरी बहन अपने हाथ में रेयर मेटल कोर एडमायर कर रही थी। उसने फैंटम ड्रैगन ब्रेथ को कहा कि कोर गांव पेंग के घर पहुंचा दे। फैंटम ड्रैगन ब्रेथ गांव पेंग के कमरे में घुसा और जीभ से कोर बाहर निकालकर गिरा दिया, जो सीधे दाजी के सामने आ गिरा। दाजी ने बिना सोचे उसे निगल लिया। जब वो स्वाद ले रहा था तभी उसका शरीर बेचैन हो गया। वहां खड़ा आदाई कुछ समझ नहीं पाया और गांव पेंग घर लौट रहा था, हाथ में आदाई के एवोल्यूशन मटेरियल लिए हुए। वो सोच ही रहा था कि दाजी के लिए रेयर मेटल कोर का क्या करे, तभी घर से आदाई की चीख सुनाई थी। गांव पेंग ने मटेरियल फेंका और घर की ओर दौड़ा। जब वो घर पहुंचा तो दाजी मुंह से झाग निकालता हुआ जमीन पर लुढ़क रहा था। गांव पेंग ने सिस्टम में देखा कि दाजी इवॉल्व हो रहा है। वो सोच ही रहा था कि उसे इतनी महंगी चीज किसने खिला दी। तभी उसकी चचेरी बहन डरी सी घर आई। गांव पेंग को सब समझ आ गया। उसने पूछा, बहन ये क्यों किया? कम से कम पहले बता देती। बहन ने धीरे से कहा, अगर पहले बताती तो तू मानता। फिर गांव पेंग का बचा हुआ मटेरियल रखकर तेजी से चली गई। गांव पेंग ने दाजी के सिर पर एक थप्पड़ मारा, आगे से कुछ भी मत खाना पेटू। लेकिन क्योंकि दाजी का एवोल्यूशन शुरू हो गया था तो अब उसे तेजी से लेवल अप करने में मदद करनी थी। उसने एक पर्पल पॉइजन फ्लावर ढूंढा। अगर उसका जूस दाजी को पिला दिया जाए तो एवोल्यूशन में मदद मिलेगी। फिर उसने वो रस दाजी के मुंह में डाल दिया। तभी दाजी के पूरे शरीर से चमकदार गोल्डन लाइट निकलने लगी। 0.9 सेकंड बाद दाजी सक्सेसफुली पर्पल बैक थंडर वॉरियर में बदल गया। लेकिन गांव पेंग के खुश होने से पहले ही दाजी फिर से जमीन पर बेहोश हो गया। आधा ही परेशान हो गया। गांव पेंग ने उसे शांत किया। दाजी बस थक गया है। फिर उसने आधाई के लिए स्पेशल डिनर बनाया। लेकिन जैसे ही आधाई ने खाना मुंह के पास लाया, वो राख में बदल गया। गांव पेंग ने उसे समझाया, तुम अभी अभी अपग्रेड हुए हो, पहले स्टेबल हो जाओ। जब सही मटेरियल मिलेगा तब तुम्हारा भी अपग्रेड करूंगा। आधे घंटे बाद दाजी फिर से उछल कूद करने लगा। जब उसने देखा कि गांव पेंग सोफे पर सो गया है तो प्यार से एक कंबल उस पर ढक दिया और खुशी से उसके पास सो गया। इसी बीच प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को डांट रहे थे, मॉन्स्टर्स को स्कूल में कैसे आने दिया? ये स्टूडेंट्स की जिंदगी से खिलवाड़ है। वाइस प्रिंसिपल ने कहा, आजकल दुनिया भर में अजीब जानवर फैल रहे हैं और हमारी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बेकार होती जा रही है। अगर एक दिन हमारी टेक्नोलॉजी उन पर काम नहीं करेगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए अभी से बच्चों को ट्रेन करना होगा, तभी हम उनसे लड़ पाएंगे। और गांव पेंग को क्लास में सभी स्टूडेंट्स की तारीफ मिल रही थी। पता चला कि गांव पेंग के एडवांस्ड बीस्ट टमर बनने की खबर न्यूज़पेपर की हेडलाइन में छपी थी। तभी क्लास टीचर आए और बोले, अब से हाई स्कूल में कॉन्ट्रैक्टर स्पेशल कोर्स शुरू हो रहा है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट और आर्मी का जॉइंट प्रोजेक्ट है। आर्मी के कोच आने वाले हैं, तैयार रहो। टीचर ने गांव पेंग को बाहर बुलाकर कहा कि वो नए स्टूडेंट्स के लिए स्पीच दे। गांव पेंग ने मना कर दिया, ये बहुत ज्यादा अटेंशन खींचेगा। उसकी इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर कोर्स में है, वो उसमें ज्वाइन होना चाहता है। टीचर मान गए। आखिरकार कॉन्ट्रैक्टर बनना किसका सपना नहीं होता। गांव पेंग जानता था कि एक सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूरी है। तभी आर्मी कर्नल स्कूल में भाषण देने आया। उसने गुस्से से कहा, अगर तुम में मजबूत इरादा और लोहे का दिल नहीं है तो जंगल में जानवर तुम्हें खा जाएंगे। ये सुनकर स्टूडेंट्स गुस्से में आ गए। बस एक जानवर है, इतना घमंड? कर्नल ने घृणा भरी नजर से देखा, नादान बच्चे। फिर वो एक सिल्वर मून वुल्फ किंग लाया और एक 30 सेंटीमीटर मोटी आर्मर प्लेट रखवाई। सिल्वर मून वुल्फ किंग ने एक मून लाइट टेल विप से प्लेट को चकनाचूर कर दिया। सभी चुप हो गए। गांव पेंग भी हैरान था, इतनी मोटी प्लेट एक ही बार में टूट गई। कर्नल बोला, देख लिया, ये तो सिर्फ एक ट्रेंड बीस्ट है। जंगली जानवर इससे भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होते हैं। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। जो बाहर निकलना चाहते हैं अभी आगे आ जाओ। ये सुनकर ज्यादातर स्टूडेंट्स वहां से चले गए। कर्नल बोला, सिर नीचे क्यों कर रहे हो? तुम डिसर्टर नहीं हो, बस तुमने सही फैसला किया है। पढ़ाई से भी अच्छा भविष्य बन सकता है। फिर उसने बचे हुए लोगों को घूर कर कहा, अब जो लोग रुके हैं, अगर बीच में हार मानी तो असली डिसर्टर कहलाओगे। एक दोपहर की ट्रेनिंग के बाद गांव पेंग सोफे पर बेहाल
कंगाल पड़ा था, लेकिन दाजी मुंह में पानी भरकर उसे खाना बनाने के लिए तरसा रहा था। गांव पेंग ने थकी हुई बॉडी घसीटते हुए किचन में जाकर फ्रिज खोला तो वो बिल्कुल खाली था। गांव पेंग का दिमाग चकरा गया। उसने फ्रिज को अंदर बाहर से खंगाला तो सिर्फ एक यिन स्नो रेडिश मिली। वो लिविंग रूम में आया और चिल्लाया, ये किस खाने की दीवाने ने किया? दाजी ने आधाई की तरफ इशारा करते हुए शरारत भरी मुस्कुराहट दिखाई। इसने किया। गांव पेंग का गुस्सा तुरंत ठंडा पड़ गया। आधाई ने किया। वो आधाई के पास गया और बोला, अगली बार ज्यादा खाना हो तो बता देना, मैं ज्यादा ले आऊंगा। लेकिन आधाई को लगा कि उसने गलती कर दी है और वो कोने में मुंह घुसाए खड़ा हो गया। फिर गांव पेंग ने सिस्टम से चेक किया कि आधाई के अपग्रेड के लिए अभी 600 किलो यिन स्नो पाइन नीडल्स चाहिए। उसने तुरंत 30 किलो यिन स्नो पाइन नीडल्स और 10 किलो ठंडा फ्रूट ऑर्डर कर दिया। आधाई का खाना अच्छी बात थी, इससे वो जल्दी अगले इवोल्यूशन में पहुंचेगा और दाजी को परफेक्ट क्वालिटी तक पहुंचने के लिए अभी 200 किलो ठंडा फ्रूट खाने बाकी थे। ये खर्चा देखकर गांव पेंग की हालत खराब हो गई। घर चलाना आसान नहीं है। अगले दिन स्कूल पहुंचकर गांव पेंग हैरान रह गया। स्कूल हर तरह के बीस्ट से भरा हुआ था, जैसे कोई चिड़ियाघर हो। एक गुलाबी सुअर सबका ध्यान खींच रहा था। गांव पेंग ने उस लड़की से पूछा कि क्या वो सुअर को हिला सकती है, क्योंकि वो स्कूल के गेट को ब्लॉक कर रहा था। तभी कोच ने भी देख लिया। उसने अपने सिल्वर मून वुल्फ किंग से इशारा किया। वुल्फ किंग ने डरावनी शक्ल बनाई तो सुअर तुरंत उठकर हट गया। फिर कोच ने सभी से कहा, शो खत्म, अब शुरू करते हैं आज की डेविल ट्रेनिंग। फिर कोच ने उस लड़की को उदाहरण देकर समझाया कि बीस्ट को ट्रेन करने के लिए उनकी आदतें और पसंद जानना जरूरी है, तभी अच्छा रिश्ता बनेगा। जैसे सिल्वर मून वुल्फ को डॉग मीट पसंद है तो वो उसके लिए खास तौर पर लाता है और रोज उसके साथ खेलता और ट्रेनिंग करता है। इससे उनमें गहरा बंधन बन गया है। और बीस्ट के अटैक के तरीके सिर्फ एक नहीं होते। जैसे कर्नल का सिल्वर मून वुल्फ किंग, लंबी ट्रेनिंग से उसकी पूंछ मजबूत हुई, तेज और सटीक हुई। कुछ बीस्ट कई काम कर सकते हैं, जैसे ग्रीन डेविल वाइन जो डिफेंसिव बीस्ट है लेकिन उसमें कंट्रोल करने की ताकत भी है, या ये बोअर एब जिसने जन्म से ही पेड़ों से अपने शरीर को टकराना शुरू कर दिया था। बड़ा होकर वो पहाड़ी चट्टानों से टकराने लगा। घाव भरने और फिर से घिसने से उसकी स्किन कवच जैसी मजबूत हो गई, जिससे उसमें ताकत और सुरक्षा दोनों आ गए। गांव पेंग ने सोचा कि वो दाजी की डिफेंस को भी ऐसे ही ट्रेन कर सकता है, लेकिन दाजी तो धूप में आराम से सो रहा था। गांव पेंग ने उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाया। उसने एक बड़ा हथौड़ा निकाला और दाजी की हड्डियां ढीली करने की सोची। दाजी ने देखा तो तुरंत भागने लगा, लेकिन आखिरकार उसे मीटियर हैमर का एक वार खाना पड़ा और गांव पेंग का हाथ भी अलग हो गया। एक हफ्ते बाद गांव पेंग बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। दाजी ने कटोरा बजाकर उसे जगाया, उठो और खाना बनाओ। गांव पेंग ने सोचा, तुम्हारा अपग्रेड हुआ लेकिन मेहनत मैं कर रहा हूँ। हालांकि इन दिनों की एक्स्ट्रा डाइट बेकार नहीं गई। दाजी सफलतापूर्वक लेवल 10 तक पहुंच गया, लेकिन गांव पेंग को याद आया कि इन दोनों को पालने में उसका बटुआ बिल्कुल खाली हो गया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसके फोन की घंटी बजी। कॉलर ने कहा कि वो लैंडन सिक्योरिटी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है और गांव पेंग से काम के बारे में बात करना चाहता है। गांव पेंग तुरंत उनके ऑफिस पहुंचा। लियू फॉरेस्ट ने उसका स्वागत किया और कहा कि वो चाहते हैं कि गांव पेंग उनकी कंपनी का बीस्ट टेमर कंसल्टेंट बने। गांव पेंग को हैरानी हुई, मुझसे बेहतर तो बहुत सारे बीस्ट टेमर हैं, आपने मुझे क्यों चुना? लियू फॉरेस्ट ने समझाया, चांगान शहर में बेशक सीनियर बीस्ट टेमर हैं, लेकिन एक तो एसोसिएशन के चेयरमैन चेन है और दूसरे सरकार के कंसल्टेंट गू जियानलिन है। बाकी मिड लेवल टेमर्स के मुकाबले मुझे युवा और प्रतिभाशाली मिस्टर गांव पर भरोसा है। गांव पेंग ने देखा कि वो ईमानदार है और अपनी शर्तें रखने ही वाला था कि लियू फॉरेस्ट ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया और कहा कि वो गांव पेंग की सभी शर्तें मानने को तैयार हैं। गांव पेंग ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और पसीने आ गए। ये नौकरी नहीं बल्कि तोहफा था। उसने तुरंत साइन कर दिया। तभी क्वान क्वान ने आकर बताया कि मिस्टर मा अपॉइंटमेंट के लिए आ गए हैं। लियू फॉरेस्ट समझदारी से उठकर चले गए, लेकिन ऑफिस से बाहर निकलते ही उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने एक रहस्यमय बूढ़े आदमी को फोन करके गांव पेंग के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया। सीन शिफ्ट होता है। अभी अभी मिस्टर मा अपना बेस्ट लेकर गांव पेंग के पास आए। गांव पेंग ने देखा कि ये 4 सीजन्स बिगोनिया फ्लावर स्पिरिट बहुत सुंदर थी और इससे हल्की खुशबू आ रही थी। उसने मिस्टर मा से पूछा, क्या आप इसे इवॉल्व करवाना चाहते हैं? मिस्टर मा ने हाँ में सिर हिलाया। आधे महीने बाद फ्लावर क्वीन कॉन्टेस्ट है, मैं इसे उसमें भेजना चाहता हूँ। गांव पेंग चौंक गया। प्लांट टाइप बीज तो बहुत रेयर होते हैं और आप उसे ब्यूटी कंटेस्ट में भेज रहे हैं, ये तो बर्बादी है। तभी क्वान क्वान ने पूछा, फ्लावर कॉन्टेस्ट में तो आमतौर पर लड़कियां ही हिस्सा लेती हैं। मिस्टर मा ने फ्लावर स्पिरिट को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, ये मेरा दूसरा बीस्ट है, मैं चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत अच्छी हो, मैं इसे खुश देखना चाहता हूँ। गांव पेंग ने देखा कि वो अपने बीस्ट की इतनी केयर करते हैं तो वो खुश हुआ। उसने वादा किया कि एवोल्यूशन जरूर सफल होगा, लेकिन पुराना रूल है 3 टाइम्स फी, एक पैसा भी कम नहीं। फिर उसने क्वान क्वान को मटेरियल तैयार करने को कहा। जब सारा मटेरियल आ गया तो गांव पेंग ने दोनों को बाहर निकाल दिया। मेरे काम में इंटरफियर मत करो। लेकिन मिस्टर मा ने एक झलक देख ही ली। गांव पेंग एक सिरिंज लिए डेविलिश स्माइल के साथ खड़ा था। फ्लावर स्पिरिट देखकर कांप गया। फिर गांव पेंग ने सिरिंज उसके हिप में घोंप दी। मिस्टर मा ने देखा तो गांव पेंग को मारने दौड़े, लेकिन क्वान क्वान ने बीच में रोक लिया। तभी गांव पेंग ने उन्हें अंदर बुलाया। आओ
कुछ नया देखो। 4 सीजन्स, बिगोनिया, फ्लावर स्पिरिट, लीसा बूबू में बदल चुकी थी। मिस्टर मा खुशी से उछल पड़े और गांव पेंग को गले लगाने लगे। इसी बीच जंगल से एक इनोसेंट सा पेंगोलिन निकला। उसने आसपास मशरूम्स देखे तो मुंह में पानी भर आया, लेकिन तभी पेड़ों से भारी मात्रा में मकड़ी के जाले निकलकर उसे जकड़ लिया। पेंगोलिन ने गोल्डन व्हर्लविंड का इस्तेमाल करके जालों को काटना शुरू किया, लेकिन मकड़ियां इतनी ज्यादा थीं कि आखिरकार पेंगोलिन उनका शिकार बन गया। गांव पेंग इन स्नो पाइन नीडल्स खरीदने एक शॉप पर गया तो दुकानदार ने कहा कि वो तो बहुत पहले ही बिक चुका है। गांव पेंग को यकीन नहीं हुआ, पर एक गार्डन तो है जो मटेरियल सप्लाई करता है। दुकानदार ने टैबलेट दिखाते हुए कहा, हाल ही में गार्डन में ब्रूटल ग्रे डेविल स्पाइडर्स का झुंड आ गया है। उन्होंने सारी हर्ब्स खा ली हैं। ये सुनकर गांव पेंग टेंसो हो गया। अब आधाई का एवोल्यूशन कैसे होगा? तभी ल्यू फॉरेस्ट का फोन आया कि वो सिक्योरिटी कंपनी आ जाए। आधे घंटे बाद गांव पेंग कंपनी पहुंचा। ल्यू फॉरेस्ट ने सिचुएशन बताई। बड़ी संख्या में ब्रूटल ग्रे डेविल स्पाइडर्स कई रिसोर्स पॉइंट्स पर हमला कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप कुछ डेविल मैंटिस को इवॉल्व करने में मदद करें। गांव पेंग ने बात को लंबा नहीं खींचा, पहले डेविल मैंटिस देखने दो। ल्यू फॉरेस्ट ने बताया कि कंपनी के सभी डेविल मैंटिस यही हैं। अगर सक्सेस मिली तो रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। गांव पेंग ने कॉन्फिडेंट लुक दिया, चिंता मत करो। फिर वो डेविल मैंटिस के पास गया और चेक किया। ल्यू फॉरेस्ट का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपना फ्यूचर गांव पेंग पर दांव पर लगा दिया था। गांव पेंग ने 10 स्ट्रॉन्ग डेविल मैंटिस चुने और ल्यू फॉरेस्ट से लैब तैयार करवाई। गांव पेंग के काम के बाद डेविल मैंटिस 4 ब्लेड डेविल मैंटिस में बदल गए। ये देखकर ल्यू फॉरेस्ट बहुत खुश हुआ। ये गांव पेंग वाकई डीप सी जैसा है। सीन शिफ्ट होता है। गांव पेंग दाजी को लेकर ग्राउंड पर ट्रेनिंग करवा रहा था। उसने देखा कि आसपास के स्टूडेंट्स आलसी थे और ट्रेनर सिर्फ मेहनती लोगों पर ध्यान दे रहा था। तभी एक लड़की आई और गांव पेंग से टीम बनाने को कहा। गांव पेंग ने पूछा, मुझे ही क्यों चुना? मू टिएंग ने बताया, ट्रेनिंग के आखिर में ग्रुप फाइट होगी। ज्यादातर लोग आलसी हैं, उनसे बात नहीं बनती। जब गांव पेंग ने पूछा कि उसका बीस्ट किस तरह का है, तो एक बड़ा स्टील राइनो अचानक बाहर आ गया। गांव पेंग और दाजी देखकर दंग रह गए और एक साथ बोले, कितना बड़ा है? मू टिएंग ने थोड़ी शर्म से परिचय दिया, ये मेरा बीस्ट लियांजी है। इसका दिल बहुत छोटा है। ये अपने से छोटे जानवरों को रास्ता दे देता है, लेकिन इसकी डिफेंस क्षमता बहुत अच्छी है। ये टीम के लिए बढ़िया शील्ड बनेगा। गांव पेंग ने सिस्टम से देखा कि ये स्टील राइनो परफेक्ट क्वालिटी का था। उसने सोचा कि दाजी पॉइजन अटैकर है तो एक डिफेंसिव बीस्ट अच्छा रहेगा। मू टिएंग ने देखा कि वो कुछ देर से जवाब दे रहा है तो लगा कि उसने मना कर दिया है। तभी गांव पेंग ने उसे रोका और टीम बनाने के लिए हाँ कर दी। उसने कहा, लियांजी शांत स्वभाव का है, कोई बात नहीं, ट्रेनिंग से इसे बदला जा सकता है। मू टिएंग खुशी से गांव पेंग का हाथ पकड़कर हिलाने लगी। इसी बीच आर्मी वाले ब्लैक मिरर फॉरेस्ट के बाहर आए। उनका मकसद क्रूर ग्रे डेविल स्पाइडर की रानी को मारना था। अगर कामयाबी मिली तो उन्हें बड़ा इनाम मिलेगा। तभी जंगल में भारी हलचल हुई। डेविल मैंटिस डर के मारे कांपने लगे। दूर से देखने पर एक डरावना गुस्से वाला विशाल ऐप दिखाई दिया। ल्यू फॉरेस्ट देखकर हैरान रह गया। ब्लैक मिरर लॉर्ड यहाँ क्यों है? ब्लैक मिरर लॉर्ड की चीख सुनकर सभी कॉन्ट्रैक्टर्स घबरा गए। कर्नल ने देखकर ठंडी हंसी हंसी और अपना किलर स्वॉर्ड स्पिरिट बुलाया। अगले ही पल स्पिरिट और ब्लैक मिरर लॉर्ड का युद्ध शुरू हो गया। स्पिरिट ने अपनी आग की लपटें छोड़ी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि ब्लैक मिरर लॉर्ड ने पलटकर हमला नहीं किया और जंगल की तरफ चला गया। सभी ने राहत की सांस ली। फिर सोंग की टीम क्रूर ग्रे डेविल स्पाइडर के घोंसले तक पहुंची। सोंग ने सभी को लड़ाई के लिए तैयार होने को कहा। तभी ढेर सारे स्पाइडरों ने जाले फेंके। एक सदस्य ने थॉर्नी फ्लावर स्पिरिट को थॉर्न आर्मर इस्तेमाल करने को कहा ताकि डिफेंसिव बीस्ट्स की सुरक्षा बढ़े। फिर सोंग ने अपना फायरबॉल माउस निकाला। माउस ने फ्लेम थ्रो से हमला करके कई स्पाइडरों को जला दिया। तभी सोंग को गुफा के अंदर से लड़ाई की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत टीम को वहां जाने का आदेश दिया। जब वे गुफा के अंदर पहुंचे तो ल्यू फॉरेस्ट अपनी टीम के साथ रानी स्पाइडर को घेर रहा था, लेकिन सबके मिले जुले हमलों का भी रानी पर कोई असर नहीं हुआ। सोंग को बुरा एहसास हुआ, कुछ गड़बड़ है। ल्यू फॉरेस्ट ने आदेश दिया कि सब रानी की आंखों पर हमला करें। हैरानी की बात ये काम कर गई। फिर एक डेविल मैंटिस ने क्रॉस स्लैश किया, लेकिन तभी रानी स्पाइडर पागलों की तरह चिल्लाई। इस चीख से सबके कान नाक से खून बहने लगा। ल्यू फॉरेस्ट ने धुंधली आंखों से देखा कि ये रानी तो लीडर लेवल की हो चुकी है। उसने तुरंत सबको गुफा छोड़ने का ऑर्डर दिया। बाहर आर्मी वाले तैनात थे। उन्होंने आसमान में एक काली परछाई देखी। ट्रेनर ने तुरंत फायर करने का ऑर्डर दिया। ल्यू फॉरेस्ट चिल्लाकर बोला, गोली मत चलाओ, हम अपने लोग हैं। तभी सरकार का एक स्पाई आगे बढ़ा। ल्यू फॉरेस्ट ने उसका कॉलर पकड़ लिया। क्या सरकार ने हमें मरवाने भेजा था? वो तो एक लॉर्ड लेवल क्वीन स्पाइडर है। ट्रेनर ने उसे शांत रहने को कहा और पूरी कहानी सुनाई। ल्यू फॉरेस्ट ने गुफा का सब कुछ बताया कि सारे टॉप बीस्ट वहीं मर गए। ये सुनकर ट्रेनर गुस्से से भर गया। क्या यही नतीजा है तुम्हारी गवर्नमेंट रिसर्च का? इसी बीच गांव पेंग स्कूल में दांजी को ट्रेनिंग दे रहा था। जब उसे पता चला कि आर्मी ने लॉर्ड लेवल बीस्ट को मारने के लिए कितनी भारी कीमत चुकाई है, तो उसने मन ही मन ठान लिया कि वो आधाई और दाजी को जल्द से जल्द लीडर लेवल तक पहुंचाएगा, तभी जंगल में सरवाइव कर पाएगा। हालांकि आधाई लेवल 14 तक पहुंच चुका था, लेकिन घर का सारा यिन स्नो पाइन नीडल्स खत्म हो चुका था। दाजी भी इन दिनों की ट्रेनिंग से लेवल 13 तक पहुंच गया था। तभी मू टिएंग आई और उसने अपनी बनाई हुई बीस्ट ट्रेनिंग नोटबुक गांव पेंग को दी। गांव पेंग ने देखा कि नोट्स बहुत डिटेल में हैं और उसकी इस मेहनत से खुश हुआ। तभी ट्रेनर ने सबको
को इकट्ठा किया और एक कट लिस्ट पढ़ी। नीचे बैठे स्टूडेंट्स ने सुना कि उन्हें बाहर कर दिया गया है तो गुस्से में पूछा, आपको ये अधिकार किसने दिया? ट्रेनर ने सीरियस चेहरा बनाकर कहा, अधिकार? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुमने कितनी आलस भरी ट्रेनिंग की है? बेसिक ट्रेनिंग में भी आलस करोगे तो कॉन्ट्रैक्टर बनने लायक नहीं रहोगे, और सेकंड फेज की ट्रेनिंग असली लड़ाई है। इस हल्के एटीट्यूड के साथ लड़ोगे तो तुम्हारे बीस्ट की जान जा सकती है। ये सुनकर सबके पसीने छूट गए। ट्रेनर ने अनाउंस किया कि अब 5-5 के ग्रुप बनाकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू होगी। ये सुनते ही दो छोटे छोटे लड़के गांव पेंग के पास टीम बनाने आए। तभी वही ट्रेनर आया और बोला कि ये ट्रेनिंग वो खुद देगा। फिर उसने पीछे एक आयरन केज की तरफ इशारा किया। कौन पहले ट्राई करना चाहता है? केज में एक खूंखार स्टील बेल स्पाइडर था। उसके साथी डर गए और ट्रेनर से पूछा कि क्या दूसरा बीस्ट ले सकते हैं। ट्रेनर ने एक बिना बालों वाले ब्लडहाउंड की तरफ इशारा किया। ये कैसा रहेगा? गांव पेंग ने सिस्टम से देखा कि वो साधारण दिखने वाला कुत्ता असल में एलिट क्वालिटी का था। अगर गुस्सा दिला दिया जाए तो उसकी अटैक पावर जंगली सुअर से भी ज्यादा हो सकती है। ये तो बदलने नहीं देना चाहिए। उसने तुरंत कहा कि वो पहले स्टील बेल स्पाइडर से ही लड़ेगा। जैसे ही स्टील बेल स्पाइडर को पिंजरे से छोड़ा गया, उससे हिंसक इरादे टपकने लगे। गांव पेंग शांत रहा और दाजी को आगे बढ़ने का इशारा किया। तभी स्पाइडर ने अपने नुकीले पंजे से दाजी पर वार किया। दाजी ने ऊपर उछलकर बचाव किया और फिर अपना बड़ा मुंह खोलकर स्पाइडर को काट लिया, जैसे कोई 58 साल पुराना सुअर का मांस खा रहा हो। स्पाइडर दर्द से चिल्लाया और एक धक्के से दांजी को दूर फेंक दिया। उसके साथ ही घबरा गए। लगा कि दांजी हार जाएगा, लेकिन गांव पेंग की नजरों में तो मैच पहले ही तय हो चुका था, क्योंकि स्पाइडर जहर खा चुका था। 0.9 सेकंड बाद स्टील बेल स्पाइडर जमीन पर बेजान पड़ा था। उसके साथ ही हैरान थे कि हुआ क्या। ट्रेनर ने समझाया, स्पाइडर का चेहरा नीला पड़ गया है, साफ जहर का असर है। फिर उसने गांव पेंग को बधाई दी कि वो ट्रेनिंग पास कर गया। फिर पूछा, अब कौन कोशिश करेगा? कून भाई ने अपना येलो टेल क्रैब सहलाते हुए कहा कि वो दूसरा राउंड लड़ सकता है। येलो टेल क्रैब ने रेन ऑफ नीडल्स अटैक किया। कुछ ही पलों में स्टील बेल स्पाइडर स्वर्ग सिद्ध हार गया। कून भाई खुश हो रहा था, लेकिन तभी उसका येलो टेल क्रैब जमीन पर गिरकर मुंह से झाग निकालने लगा। गांव पेंग ने समझाया, तुम्हारा बीस्ट दाजी के जहर का शिकार हो गया है। दाजी के हमले से स्पाइडर के शरीर में जहर रह गया था। तुम्हारे क्रैब में जहर सहने की क्षमता नहीं है, इसलिए ये हुआ। वहां मौजूद एक मोटे लड़के ने इस पर ताना मारा, यही है तुम्हारा महान येलो टेल क्रैब किंग, मजाक किया है। कून भाई ने कहा, पहले अपने बीस्ट को देखो। देखा तो उसका टेढ़ी कुत्ता लार टपकाता हुआ स्पाइडर की तरफ भाग रहा था। मोटे लड़के ने जल्दी से उसे खींचकर रोका। अरे ये कामुक कुत्ता, शांत हो जा। ट्रेनर ने देखा तो हाथ मलते हुए कहा, टीम को संभालना आसान नहीं है। फिर गांव पेंग घर लौटा। उसने देखा कि आदाई बार बार फ्रिज खोल रहा है। ये देखकर गांव पेंग हंस पड़ा। आदाई कितना प्यारा बेवकूफ है। तभी टेबल पर रखा फोन बजा। पता चला कि गांव पेंग का 98 टोंगचिंग पर किया गया इंटरव्यू पास हो गया है। फिर गांव पेंग नीचे पार्सल लेने गया। तभी एक अंधेरी गली में दो गुंडों ने तय किया कि आज रात गांव पेंग का अपहरण करके बड़ा मोटा रुपया कमाएंगे। रात होते ही वे गांव पेंग के दरवाजे पर पहुंचे और ताला तोड़ने लगे। तभी चचेरी बहन ने दरवाजा खोला और पूछा, रात के अंधेरे में क्या कर रहे हो? दोनों छोटे लड़के घबराकर बोले, कॉरिडोर में अंधेरा है, चाबी का छेद नहीं दिख रहा। बहन ने कहा, धीरे बोलो, और दरवाजा बंद करके सोने लगी। लेकिन तभी गुंडों के सरदार ने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया और बोला, हमें प्यास लगी है, क्या अंदर पानी पी सकते हैं? बहन ने एक मासूम सी मुस्कान दिखाई, जरूर, आ जाओ, सब पानी पी लो। फिर तीनों बहन के कमरे में आ गए और तुरंत दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बहन ने हैरानी से पूछा, दरवाजा क्यों बंद किया? सरदार ने कहा, इतनी रात हो गई है, हम दूसरे पड़ोसियों को परेशान नहीं करना चाहते। ये सुनकर बहन का चेहरा बहुत दयालु हो गया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ चाहे कितना भी शोर मचाओ, पड़ोसी कुछ नहीं सुनेंगे। तभी उसके पीछे एक फैंटम ड्रैगन ब्रेथ प्रकट हुआ। तो फिर चलो आज रात की पार्टी शुरू करते हैं। गुंडों के सरदार ने देखा तो तुरंत एक छुरा निकालकर बहन पर हमला कर दिया, लेकिन बहन ने सिर्फ एक हाथ के इशारे से उसकी हथेली में छेद कर दिया। बाकी दोनों ने देखा तो अपना वेनमस हेजहॉग बुलाया, लेकिन हवा में ही ड्रैगन की जीभ ने उसे पकड़ लिया और अगले ही पल उसे निगल लिया। बहन आगे बढ़कर ड्रैगन के सिर पर हाथ फेरने लगी। ये गंदी चीज कैसे खा ली? तभी उस पर ढेर सारी गोलियां दागी गईं। सरदार ने ठंडी हंसी हंसी, मेरे बुलेट माउस के सामने अब क्या करोगी? लेकिन अगले ही पल वो दंग रह गया, क्योंकि उसके हमले से बहन को एक खरोंच तक नहीं आई थी। बहन की नजरों में हिंसा भरी थी। लगता है आज रात नींद उड़ने वाली है। आधे घंटे बाद तीनों गुंडे ऐसे पिटे हुए थे कि उनका चेहरा पहचानना मुश्किल था। बहन ने फोन उठाकर 50 टोंगचेंग पर सफाई कर्मचारी बुलाया। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान दाजी पूरा सुस्त पड़ा था और गांव पेंग और उसके साथी चिंतित दिख रहे थे, क्योंकि इस वाटर बियर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा थी और सुबह से वे उसे हरा नहीं पाए थे। गांव पेंग ने सोचा कि वो तीसरा बीस्ट ढूंढ रहा है तो क्यों ना एक वाटर बियर ही पाल लिया जाए। आखिरकार वाटर बियर किसी भी चरम परिस्थिति में जीवित रह सकता है और आपदा के बाद उसमें तरह तरह की रेजिस्टेंस आ गई है। लेकिन दाजी और आदाई के साथ इस तरह के बीस्ट का कोई तालमेल नहीं बनेगा। तभी एक गर्जना सुनकर गांव पेंग का विचार टूटा। देखा तो लियाना जी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहा था। ये देखकर गांव पेंग खुश हुआ,
लियाना जी की डरपोक आदत में बहुत सुधार आ गया था। तभी ल्यू फॉरेस्ट का फोन आया कि वो उसे खाने पर बुला रहा है। उसने कहा कि उसके दोस्त गांव पेंग के बारे में सुनकर बहुत प्रभावित हुए हैं और मिलना चाहते हैं। गांव पेंग को उसकी बातों में अजीब सी चापलूसी लगी, लेकिन उसे ब्लैक मिरर फॉरेस्ट की घटना के बाद याद आया कि ल्यू फॉरेस्ट ने उससे कहा था कि अगर वक्त मिले तो उसकी बेटी के बीस्ट को देख ले। गांव पेंग ने कभी बिल्ली बीस्ट नहीं देखा था और उत्सुक था, इसलिए उसने हाँ कर दी। फिर ल्यू फॉरेस्ट गांव पेंग को एक रेस्टोरेंट ले गया। गांव पेंग ने देखा कि जगह पहाड़ों और नदी के किनारे थी तो लगा कि ल्यू फॉरेस्ट के दोस्त बहुत बड़े लोग होंगे। फिर वे एक शानदार प्राइवेट रूम में पहुंचे। गांव पेंग ने देखा कि वहां बैठे सभी लोग मॉन्स्टर हंटिंग टीम के थे और उनकी नजरों में घृणा और संदेह भरा था। ये देखकर गांव पेंग को बुरा लगा। तभी एक काले रंग का आदमी गांव पेंग के सामने आया और बोला, क्या हुआ मिस्टर गांव, हमें देखकर तुम्हें बुरा लग रहा है? ल्यू फॉरेस्ट ने बीच में आकर कहा, ये चांगान शहर के सबसे युवा बीस्ट टेमर हैं, कृपया मेरे लिए सम्मान दिखाएं। ये सुनकर काले आदमी का रवैया नरम हो गया और उसने गांव पेंग से कहा कि आराम से रहो, सब यहाँ भाई जैसे हैं। लेकिन गांव पेंग की नजरों में ये लोग दिखावटी दोस्ती कर रहे थे और उनकी बातों में चोरियां छिपी थी। ये सिर्फ खाने का न्योता नहीं बल्कि एक जाल था, क्योंकि वहां मौजूद सभी लोग गांव पेंग को सिर्फ एक उपकरण की तरह देख रहे थे और सोच रहे थे कि उससे कैसे फायदा उठाया जाए। पार्टी खत्म होते ही ल्यू फॉरेस्ट ने गांव पेंग को घर छोड़ने की पेशकश की, लेकिन गांव पेंग ने मना कर दिया और कहा कि उसने पहले से कार बुक कर ली है। जैसे ही गांव पेंग की कार दूर हुई, सबका रवैया बदल गया। कितना घमंडी लड़का है। ल्यू फॉरेस्ट ने आगे बढ़कर कहा, माफ करना, लगता है मिस्टर गांव को ये पार्टी पसंद नहीं आई। जब सब वापस रेस्टोरेंट में गए तो वही काले आदमी ल्यू फॉरेस्ट के पास आया और बोला, आज मैंने तुम्हारी मदद करके गांव पेंग को दूसरे लोगों के खिलाफ कर दिया, अब ब्लैक मिरर फॉरेस्ट का कर्ज चुकता हुआ। ल्यू फॉरेस्ट ने मुस्कुराकर कहा, कैप्टन आप क्या कह रहे हैं, हम तो जान के दोस्त हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। काले आदमी ने साफ मना कर दिया, हम एक जैसे नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि ये बूढ़ा लोमड़ी अपने फायदे के लिए गांव पेंग को फंसा सकता है, इसलिए उससे दूरी बनाए रखना बेहतर था। इसी बीच गांव पेंग घर पहुंचा। वो पार्टी को याद करके गुस्से में था। तभी ल्यू फॉरेस्ट का फोन आया। वो पार्टी के लिए माफी मांग रहा था और गंभीरता से कह रहा था कि अगर उन्होंने गांव पेंग का अपमान किया तो वो उन्हें माफ नहीं करेगा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही गांव पेंग ने फोन काट दिया। उसकी आंखों में गहरी हिंसा थी। उसने मन ही मन कसम खाई कि जब वो काफी मजबूत हो जाएगा तो इन धोखेबाज लोगों को सबक जरूर सिखाएगा। तभी टीवी पर एक खबर चल रही थी कि एक लड़के ने सिर्फ 3 साल में अपने बीस्ट को परफेक्ट क्वालिटी के लीडर लेवल तक पहुंचा दिया और वो पहली डॉग किंग चैंपियनशिप का विजेता भी बना। ये देखकर गांव पेंग के मन में मिली जुली भावनाएं उठी। उसे विश्वास था कि जल्द ही वो भी कुछ बड़ा कर दिखाएगा। अगले दिन वो आदाई को लेकर अपने वर्करूम गया। उसने एक स्पेशल इवोल्यूशन लिक्विड तैयार किया और आदाई को पिला दिया। ठीक उसी समय ल्यू फॉरेस्ट की बेटी लियू जाओयू अपनी दोस्तों के साथ वर्करूम आई। रिसेप्शन पर बैठी क्वान क्वान ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? ये सुनकर लड़कियों को हैरानी हुई, इतनी खाली दुकान में भी अपॉइंटमेंट चाहिए। लियू जाओयू ने सोचा, गांव अंकल तो प्रतिभाशाली बीस्ट टेमर हैं, लेकिन उनकी फीस बहुत ज्यादा है, शायद इसलिए ग्राहक कम आते होंगे। तभी लैब से एक भयानक गर्जना सुनाई दी, जिससे सभी की सांसें रुक गईं। अगले ही पल आदाई हिंसक इरादों के साथ सबके सामने प्रकट हुआ। वो सफलतापूर्वक एपिक क्वालिटी के सी बोन एप किंग में बदल चुका था। गांव पेंग बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि इस अपग्रेड से आदाई को डेथ एयर स्पेशल एबिलिटी भी मिल गई है। इससे उसकी लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। आदाई का आकार भी कई गुना बड़ा हो गया था, लेकिन इस तरह बाहर ले जाना मुश्किल था। उसने क्वान क्वान से कहा कि एक बोरी लाकर आदाई को ढक दे, क्योंकि उसे बाहर ले जाना है। तभी उसने देखा कि लियू जाओयू उसके वर्करूम में है। उसने सोचा कि शायद उसने लियू फॉरेस्ट का फोन काट दिया था, इसलिए उसने अपनी बेटी को उसका रवैया जांचने भेजा है। लेकिन गांव पेंग का ध्यान उस हवा में तैरती जेलीफिश पर था। लियू जाओयू ने झिझकते हुए कहा, गांव अंकल, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बीस्ट को देखें। गांव पेंग ने कहा, मुझे पेंग बुलाओ, अंकल नहीं, बूढ़ा लगता हूँ मैं। फिर उसने अपनी फीस के बारे में बताया और कहा कि उसके पिता के कारण इस बार की मटेरियल वो खुद देगा। लेकिन जब उसने बीस्ट के बारे में पूछा तो लियू जाओयू उसे ढूंढने लगी। तभी एक मिंट कैट म्याऊ करते हुए गांव पेंग पर झपटी। उस कैट की अजीब नजरें देखकर गांव पेंग हैरान रह गया। फिर गांव पेंग ने पूछा कि उसने ये जेलीफिश कहाँ से खरीदी। लड़की ने बताया, ये फ्लोटिंग जेलीफिश मार्केट से खरीदी थी, आप वहाँ जा सकते हैं। गांव पेंग मार्केट पहुंचा। वहाँ एक दुकानदार मिला। उसने कहा कि उसे बची हुई फ्लोटिंग जेलीफिश दिखाओ, वो खुद चुनेगा। दुकानदार उसे गोदाम ले गया। वहाँ ढेर सारी जेलीफिश थी। ये जेलीफिश आपदा के समय स्पेस फोर्स से संक्रमित हुई थी, लेकिन अपने कमजोर शरीर के कारण दूसरे जानवरों से मरते मरते बची थी। गांव पेंग ने सोचा, ये सबसे बदकिस्मत स्पेस एलिमेंट बीस्ट है। तभी उसने देखा कि एक जेलीफिश पानी की टंकी में बहुत एक्टिव थी, जबकि बाकी सब बेजान थी। उसने दुकानदार से कीमत पूछी। दुकानदार ने 100 क्रेडिट पॉइंट मांगे। गांव पेंग ने ठंडी हंसी हंसी, दुकानदार भाई दिल रखो, 50 लेना हो तो लो। दुकानदार तुरंत मान गया। गांव पेंग ने सोचा कि 50 भी ज्यादा है, लेकिन ये जेलीफिश स्पेस और विंड ड्यूल एलिमेंट थी और एलिट क्वालिटी थी, तो घाटा नहीं था। उसका आकार गुब्बारे जैसा था, इसलिए उसने नाम रखा अचुन। दाजी घर पर गहरी नींद सो रहा था। दरवाजे पर गांव पेंग की आवाज सुनकर वो तुरंत उठा और स्वागत करने दौड़ा। लेकिन जब उसने गांव पेंग के साथ अचुन को देखा तो वो पत्थर जैसा सख्त हो गया। फिर अचानक वो कमरे की तरफ भागा, मानो गांव पेंग को गाली दे रहा हो, और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। गांव पेंग ये देखकर हैरान था। ये तो जलन करने लगा है।
उसने सोचा इसे सबक सिखाना होगा। फिर वो दरवाजे के बाहर से बोला, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे अच्छे खाने की चीजें लाया हूँ। ये सुनते ही दाजी के मुंह से लार टपकने लगी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। उसकी आंखों में सिर्फ खाने की चाहत थी, लेकिन गांव पेंग ने अचानक एक चड्डी निकालकर उस पर झपट्टा मारा। मुझसे दरवाजा बंद करता है? बगावत। 0.9 सेकंड बाद दाजी चड्डी के वार से बेहोश पड़ा था। गांव पेंग ने अचुन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अचुन की कॉन्शियसनेस स्पेस बहुत कमजोर थी और वो डर गया। गांव पेंग ने सोचा कि आज नहीं, कल स्कूल ले जाऊंगा। धीरे धीरे इमोशनल बॉन्ड बनेगा। अगले दिन वो जेलीफिश को सिर पर रखकर स्कूल जाता है। मू टिएंग को यकीन नहीं हो रहा, क्या ये वही टॉप जीनियस है? गांव पेंग ने समझाया, ये फ्लोटिंग जेलीफिश है, मैं इसके साथ इमोशनल बॉन्ड बना रहा हूँ। मू टिएंग ने कहा, मैंने इसके बारे में सुना है, ये लियानजी की तरह डरपोक होता है, लेकिन इसकी स्पेस एबिलिटी बहुत काम की चीज है। दोनों की नजर आज के ट्रेनिंग बीस्ट पर पड़ी। ये एक जहरीला पर्पल क्रिस्टल क्रैब था। मू टिएंग ने पूछा, आज फिर तुम पहले लड़ोगे? पास बैठे एक स्टूडेंट ने ताना मारा, जीनियस लोग तो जीनियस होते हैं, हम आम लोगों को कभी मौका ही नहीं मिलता। लेकिन गांव पेंग ने कहा कि आज वो पहला अटैक नहीं करेगा, दूसरों को मौका देगा। तभी एक लड़का अपना जीब्रो ड्रैगन लेकर मैदान में आया। गांव पेंग सोच रहा था कि दाजी कैसे लड़ेगा, लेकिन दाजी का ध्यान एक कीड़े पर था और उसके मुंह से लार टपक रही थी। गांव पेंग ने उसके सिर पर एक थप्पड़ जड़ा। क्रैब के अटैक मूव्स ध्यान से देख, अभी तुझे मैदान में उतारता हूँ। ट्रेनर ने झंडा घुमाया। जीब्रो ड्रैगन पिंजरे में आया। लड़ाई शुरू हुई। पर्पल क्रिस्टल क्रैब ने पहला अटैक किया। ड्रैगन ने हवा में उछलकर जवाब दिया, लेकिन क्रैब के जहरीले कांटे उसको लग गए। ड्रैगन की स्किन मोटी थी, इसलिए कांटे सिर्फ मांसपेशियों तक घुसे। अगले ही पल ड्रैगन ने अपने मुंह से क्रैब के बाहरी कवच को तोड़ दिया। लड़का सोच रहा था कि मैच अब खत्म, लेकिन तभी क्रैब ने ड्रैगन के दोनों पैर पकड़ लिए और जोर से बाहर की तरफ खींचे। अंडे फूटने की आवाज आई। ड्रैगन दर्द से चिल्लाया। वहां मौजूद सभी लड़कों ने अपने पैंट के आगे वाले हिस्से को पकड़ लिया। तभी सिल्वर मून वुल्फ पिंजरे में आया। उसने क्रैब को देखा। उसकी आंखों में हिंसा भरी थी। क्रैब डर गया और उसने ड्रैगन को तुरंत छोड़ दिया। ड्रैगन अपने टूटे हुए अंडे को पकड़कर भाग गया। ट्रेनर ने पूछा, अब और कौन लड़ना चाहता है? कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी गांव पेंग बोला, ये शो मुझे ही करने दो। दाजी पिंजरे में आया। पर्पल क्रिस्टल क्रैब ने अपना बड़ा पंजा उठाकर उस पर हमला किया। दाजी फुर्ती से बच गया, लेकिन क्रैब के जहरीले कांटे उसे लग गए। दर्द से दाजी ने अपनी पूंछ घुमाकर क्रैब पर हमला कर दिया। क्रैब बेहोश हो गया। उसी वक्त दाजी ने अपने दांतों से उसका मांस फाड़ दिया। गांव पेंग दाजी के अटैक से खुश था। दाजी क्रैब के मांस का मजा ले रहा था और मैच खत्म हो गया। लेकिन लोगों ने दाजी के इस हिंसक रूप को देखा तो नाटक शुरू कर दिया। ये बीस्ट पूरी तरह पालतू नहीं हुआ है, इसे स्कूल में नहीं होना चाहिए। गांव पेंग ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो प्यार से दाजी का मुंह पोंछ रहा था। ये देखकर उनका नाटक और बढ़ गया। तुम्हारा बीस्ट बहुत हिंसक है। तभी गांव पेंग की आंखें ठंडी हो गईं। हम अभी पिंजरे में बंद जानवरों से लड़ रहे हैं। ट्रेनर और सिल्वर मून वुल्फ हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हमें इन जानवरों पर तरस आ रहा है। लेकिन असली जंगल में क्या वो जानवर हम पर तरस खाएंगे? ये सुनकर सब चुप हो गए। तभी ट्रेनर ने घोषणा की, कल से फील्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू होगी। फीस 5 क्रेडिट पॉइंट है। एक स्टूडेंट ने पूछा, फ्री नहीं होनी चाहिए ट्रेनिंग? पैसे क्यों? ट्रेनर का चेहरा गंभीर हो गया। तुम जा सकते हो, मुझसे शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर तुम अलायंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो सारा खर्च अलायंस उठाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वालों को ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ 8 साल आर्मी में सेवा देनी होगी, फिर रिटायर हो सकते हो। ये सुनकर ज्यादातर स्टूडेंट्स को कॉन्ट्रैक्टर बनने की उम्मीद जगी, लेकिन गांव पेंग के पसीने छूट गए। ये नीति देखने में भले ही अच्छी लगे, लेकिन असल में आर्मी अपना फायदा देख रही थी। तभी मू टिएंग ने गांव पेंग को साथ में टीम बनाने का ऑफर दिया। दोनों राजी हो गए। अगले दिन सब फील्ड ट्रेनिंग बेस पहुंचे। ट्रेनर ने सबको एक आइडेंटिटी वॉच दी ताकि लोकेशन ट्रैक हो सके। उसने मिशन बताया, 1 हफ्ते तक इस वैली में रहना है। एक स्टूडेंट ने पूछा, ट्रेनिंग एरिया में कोई सप्लाई पॉइंट है? ट्रेनर ने समझाया, वैली में सेफ हाउस है, वहाँ खाना है और वो लीडर लेवल से ऊपर के बीस्ट के अटैक से भी बचा सकता है। 7 दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू हो गई। मू टिएंग और गांव पेंग ने वैली में सेफ हाउस ढूंढ लिया। अंदर साधारण सामान था। हर बिस्तर पर कुछ डिब्बे, बिस्कुट और पानी थे। अगर सोच समझ कर खाओ तो 1 हफ्ता चल सकता है। लेकिन गांव पेंग इस कीमती ट्रेनिंग को बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने जानवरों का शिकार करने का फैसला किया। मू टिएंग ने एक शानदार ड्रेस पहन रखी थी। उसने गांव पेंग से भी वही ड्रेस पहनने को कहा। जंगल में जहरीले कीड़े हैं, काट लेंगे तो तकलीफ होगी। गांव पेंग ने मना कर दिया, मैं सिर्फ ऑयल लगा लूंगा। फिर दोनों पानी के स्रोत की तलाश में बाहर निकले। उन्होंने लियांजी और दाजी को आगे बढ़ाया। तभी जंगल में तेज फूलों की महक फैल गई। मू टिएंग को चक्कर आने लगा। उसकी सोच धुंधली हो गई। गांव पेंग ने उसे पकड़ लिया और चुप रहने का इशारा किया। लियांजी को पूरी ताकत से उस पेड़ पर टकराने को कहो। मू टिएंग को समझ नहीं आया, लेकिन गांव पेंग की आंखों में भरोसा देखकर उसने वैसा ही किया। लियांजी ने पूरी ताकत से पेड़ पर टक्कर मारी। एक ग्रीन ट्री स्नेक पेड़ से गिर गया। मू टिएंग ने गांव पेंग का शुक्रिया अदा किया और पूछा, ये कौन सा बीस्ट है, इतना अच्छा कैमोफ्लेज करता है? गांव पेंग ने समझाया, ये ग्रीन ट्री स्नेक है, पेड़ की शाखा बनकर छिपता है। इसके मांस में हल्का जहर होता है, जानवर खा सकते हैं, इंसान नहीं। लेकिन गांव पेंग और दाजी के बीच कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए उसे जो चोट लगेगी वो दाजी पर ट्रांसफर हो जाएगी और दाजी में जहर सहने की क्षमता थी तो वो ये सब खा सकता था। तभी मू टिएंग ने उसे बुलाया। उनके सामने एक छोटा तालाब था। गांव पेंग बहुत खुश हुआ। साफ पानी मिलना जीवित रहने की संभावना बढ़ा सकता था। तभी एक हरे रंग के मेंढक ने उस पर थूक दिया। गांव पेंग हैरान था कि क्यों कोई अपनी लार से अटैक करता है।
वो पहले तो उस मेंढक पर थूकने लगा और फिर उसे कुएं का मेंढक बोलकर चिढ़ा रहा था कि वो कभी हंस का मांस नहीं खा पाएगा। हरे मेंढक ने ये सुना तो जोर से रोने लगा। उसकी आवाज पूरी वैली में गूंज गई। मू टिएंग को समझ नहीं आया, क्या ये हरा मेंढक इतना कमजोर है? दो बातें सुनकर इतना रो पड़ा। लेकिन गांव पेंग के चेहरे से पसीना बह रहा था। मू टिएंग, लगता है हमने मुसीबत मोल ले ली। मू टिएंग ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा अचानक इतना बदल क्यों गया? उसके पीछे अनगिनत हरे मेंढक पानी से बाहर निकल आए थे। उनके मुंह में पानी के बुलबुले जमा होने लगे। गांव पेंग ने देखा तो तुरंत मू टिएंग का हाथ पकड़ा और भागने लगा। उसने मोटी खाल वाले लियानाजी को पीछे से अटैक रोकने का इशारा किया। 1 घंटे तक भागने के बाद वे आखिरकार उन मेंढकों से बच निकले। मू टिएंग हांफते हुए बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेंढकों के झुंड से भागूंगा। गांव पेंग ने कहा, मेंढकों को कम मत समझो। 1-2 खतरनाक नहीं होते, लेकिन उस तालाब में हजारों थे। अगर सब इकट्ठा हो जाते तो उनकी लार ही हमें डुबो देती। मू टिएंग बोला, तो ये सब तुमने मोल लिया? गांव पेंग ने हल्की खांसी ली। पहले हालात का जायजा ले लेते हैं। उत्तर में जंगल के पीछे हरे मेंढकों का तालाब है। पश्चिम में वैली का गेट है, वहाँ कोई बड़ा जानवर नहीं दिखा। दक्षिण में घना जंगल है, वहाँ बड़े जानवरों के पैरों के निशान हैं। पूरब में घास का मैदान है, जहाँ घास खाने वाले जानवरों ने घास चर रखी है। मू टिएंग ने पूछा, हमारे पास अभी सिर्फ इतनी ही जानकारी है और बढ़ाकर स्कैन करें? गांव पेंग ने तुरंत कहा, अब हमें वापस जाकर खाना खाना चाहिए। फिर उसने अपनी पैंट से एक हरा सांप निकाला और जेब से तरह तरह के मसाले निकाल लिए। मू टिएंग हैरान था, तुमने ये सब कब तैयार किया? गांव पेंग ने समझाया, यार ये जंगल में सर्वाइवल है, हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। उन्हें पता नहीं था कि उनकी हर हरकत पर आर्मी की नजर थी। फिर वे सेफ हाउस लौटे। मू टिएंग ने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। गांव पेंग समझ गया कि किसी ने उनका सेफ हाउस हड़प लिया है। अंदर से आवाज आई, भागो यहाँ से। मू टिएंग ने लियानाजी से दरवाजा तोड़ने को कहा, लेकिन गांव पेंग ने रोक दिया। शांत रहो, ऐसे लोगों से बहस करने का फायदा नहीं, कोई ना कोई इन्हें सबक सिखाएगा। मू टिएंग ने मजबूरन सांस छोड़ी और लियानाजी को लेकर जंगल की तरफ चल दिया। तभी उसने देखा कि गांव पेंग सेफ हाउस की तरफ जा रहा है और एक ताला निकालकर बाहर से दरवाजे को कुंडी से बांध रहा है। मू टिएंग हैरान हुआ, ये ताला कहाँ से लाया? गांव पेंग ने समझाया, सेफ हाउस से ही लिया था, निकलते वक्त साथ रख लिया था। फिर दोनों मन ही मन खुश होते हुए जंगल की तरफ बढ़ गए। ये सब कंट्रोल रूम में देखकर ट्रेनर हैरान था। ये लड़का बंदर जैसा चालाक है, लेकिन कर्नल का चेहरा बहुत गंभीर था। क्या ये रात में जानवरों के बीच टिक पाएगा? गांव पेंग और मू टिएंग को कोई नया सेफ हाउस नहीं मिला। उन्होंने पेड़ पर ही एक साधारण झोपड़ी बनाने का फैसला किया। कुछ ही देर में एक मुलायम घास का बिस्तर तैयार हो गया। मू टिएंग थक कर बैठ गया। जब वो सोने लगा तो देखा कि गांव पेंग पहले से खर्राटे ले रहा था। उसने भी कंबल निकालकर सोने की कोशिश की। उधर उनकी चचेरी बहन अंधेरे में छिपकर उन पर नजर रख रही थी। तभी एक शैडो पैंथर अचानक जाग गया। बहन का पसीना छूट गया, लेकिन उसने सोचा कि ये गांव पेंग का पहली बार जंगल में सर्वाइवल है, इसलिए उसे खुद ही सामना करने देना चाहिए। तभी लियानाजी अचानक जाग गया और जोर जोर से गुर्राने लगा। मू टिएंग आवाज सुनकर जाग गया। उसने गांव पेंग को चिल्लाते सुना, जल्दी नीचे उतरो। फिर मू टिएंग लियानाजी के साथ नीचे कूद गया और गांव पेंग से पूछा कि क्या हुआ। गांव पेंग की आंखें तनी हुई थीं। उसने सामने वाले पेड़ की तरफ इशारा किया। मू टिएंग ने देखा कि पेड़ की डाल पर एक डार्क टाइप का जानवर है, लेकिन रात के अंधेरे में उसकी शक्ल और ताकत का अंदाजा नहीं लग पा रहा था। उसने पूछा, भागें या लड़ें? गांव पेंग ने तुरंत सिस्टम ऑन किया। पता चला कि ये 15 लेवल का शैडो पैंथर है, नॉर्मल क्वालिटी का। उसने सोचा, अगर अभी भागे तो जानवर को पीछे से हमला करने का मौका मिलेगा और वो और भी खूंखार हो जाएगा। तभी शैडो पैंथर ने अपने पंजे उठाए और गांव पेंग पर झपटा। दाजी ने तुरंत बीच में आकर उसे रोका, लेकिन शैडो पैंथर आसानी से उसके हमले से बच गया। जब पैंथर दाजी पर वार करने लगा तो अचानक बिजली ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। दाजी ने मौका पाकर पैंथर को काट लिया। गांव पेंग बहुत खुश हुआ। इलेक्ट्रिक अटैक से दुश्मन को पैरालाइज करना, उसकी स्पीड कम करना, इतनी ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। तभी पैंथर ने अपनी पूंछ घुमाकर दाजी को दूर फेंक दिया। वो हांफता हुआ पेड़ पर भाग गया, लेकिन पेड़ पर एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट पाइथन छिपा बैठा था। वो जोर जोर से कुछ बुदबुदा रहा था। शैडो पैंथर उसे देखकर डर के मारे कांपने लगा। अगले ही पल फॉरेस्ट पाइथन ने अपना विशाल मुंह खोला और पैंथर पर झपटा। गांव पेंग का पसीना छूट गया। ये क्या बकवास है? सोचने का मौका मिलने से पहले ही पैंथर सांप का भोजन बन चुका था। गांव पेंग ने तुरंत सबको भागने को कहा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो सांप सिर्फ एक पुराने पेड़ को खाना चाहता था। तभी बहन ने झाड़ियों से बाहर आकर देखा। उसने सांप से कहा, तूने मेरे छोटे भाई पर हमला नहीं किया, इसलिए तुझे जाने दे रही हूँ, वरना मेरा पता चल जाता। फिर वो वहाँ से गायब हो गई। आर्मी ने भी इस फॉरेस्ट पाइथन को ट्रैक किया। एक सोल्जर ने पूछा, इसे हटाना है? कर्नल ने साफ मना कर दिया, नहीं, ये शांत स्वभाव का है, हमला नहीं करता। ये इन बच्चों के लिए एक परीक्षा है। अगर ये भी नहीं झेल पाए तो इस रास्ते पर चलने लायक नहीं है। अगली सुबह मू टिएंग लियानाजी के पास सो रहा था। गांव पेंग ने उसे जगाया, उठो, चलना है। मू टिएंग ने पूछा, कहाँ? गांव पेंग बोला, कल वाली जगह। इतनी जल्दी भागे कि बहुत सारा सामान वहीं छूट गया। मू टिएंग ने कहा, पर उस सांप के बारे में हमें कुछ नहीं पता, अब वहाँ जाना खतरनाक नहीं होगा? गांव पेंग ने समझाया, इसलिए ही तो जाना है कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये समय बदल गया है, अगर हम हमेशा सेफ जोन में ही रहेंगे तो किसी दिन ये जानवर हमें खा जाएंगे। फिर वे कल वाली जगह पहुंचे। चारों तरफ पेड़ टूटे पड़े थे। एक पेड़
के ठूंठ ने गांव पेंग का ध्यान खींचा। उसने देखा कि उस पेड़ के अंदर एक बहुत ही दुर्लभ ट्री हॉलो है। ये तो अचुन के अपग्रेड के लिए जरूरी मटेरियल था और बाजार में किसी को इसके बारे में पता भी नहीं था। ये अनपेक्षित खोज देखकर गांव पेंग बहुत खुश हुआ। इतनी दुर्लभ चीज उसे यहाँ मिल गई। 7 दिन बाद ये फील्ड ट्रेनिंग खत्म हो गई। ट्रेनर ने घोषणा की अगली वैली ट्रेनिंग 3 हफ्ते बाद होगी। अगले 3 दिन छुट्टी, फिर से क्लास शुरू। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स खुशी से चिल्लाने लगे। गांव पेंग बहन को फोन लगाकर सेफ होने की खबर देना चाहता था, लेकिन फोन पर एक न्यूज देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। शहर में टिड्डियों का बड़ा हमला हो गया था। खबर में बताया गया कि रिसर्च से पता चला है कि ये टिड्डियां आग से डरती हैं। आर्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश तो की है, लेकिन उनकी तादाद करोड़ों में है, इसलिए जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता। गांव पेंग सोच ही रहा था कि इस संकट का क्या हल हो सकता है। तभी फेंग प्रेसिडेंट का फोन आया। उन्होंने बताया कि आर्मी ने कुछ एम्प्टी स्टोमैक गोल्डन सिकाड़ा भेजे हैं और गांव पेंग को कल एसोसिएशन आना है। गांव पेंग ने पूछा, आर्मी इन सिकाड़ों से टिड्डियों को खत्म करना चाहती है क्या? फेंग प्रेसिडेंट ने समझाया, हथियारों से इन्हें मारना बहुत मुश्किल है, कुदरती तरीके से कोई हल निकालना होगा। गांव पेंग जब एसोसिएशन पहुंचा तो फेंग प्रेसिडेंट खुद नीचे आकर उसे लेने आए। वहां मौजूद लड़की को बड़ा अजीब लगा, क्या ये कोई बड़े लीडर की बेटी है? फिर वे लैब पहुंचे। पिंजरे में वही एम्प्टी स्टोमैक गोल्डन सिकाड़ा बंद था। एक स्टाफ ने गांव पेंग के पास आकर भुने हुए टिड्डे की सीख दी और कहा कि ये सिकाड़ा को खिला। गांव पेंग ने वो सीख ली और खुद ही खा ली। अरे यार, बाहर से कुरकुरी अंदर से नरम, एक और मिलेगी। ये देखकर फेंक प्रेसिडेंट को कुछ नहीं सूझा। पिंजरे में बंद सिकाड़ा गुस्से से चिल्लाने लगा। गांव पेंग ने जल्दी से उसे वो सीख खिलाई। सिकाड़ा ने तो लोहे की सीख तक चबा ली। गांव पेंग ने फेंक प्रेसिडेंट से पूछा, आर्मी को इसमें क्या सुधार चाहिए? फेंक प्रेसिडेंट ने कहा, डिफेंस और डाइजेशन पावर। पिछली रिसर्च में पता चला है कि इन सिकाड़ों में आग के प्रति लगाव है और रेड वाइन के साथ इनका सबसे अच्छा तालमेल बैठता है, लेकिन रेड वाइन बहुत हल्का होता है। अभी तक कोई असरदार तरीका नहीं मिला। गांव पेंग ने सुझाव दिया, हम सोच बदल सकते हैं। जैसे खाना पकाते हैं, अगर रेड वाइन में सिकाड़ा को मैरिनेट करने से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता तो तेज मसाले डालकर तेज आंच पर पकाएं। फेंक प्रेसिडेंट को ये आइडिया पसंद आया। उन्होंने पूछा, रेड डेविल चिल्ली ट्राई करें? गांव पेंग ने हामी भरी। फेंक प्रेसिडेंट ने तुरंत रेड डेविल चिल्ली लाने का ऑर्डर दे दिया। फेंक प्रेसिडेंट ने तुरंत मटेरियल तैयार करवाया। चिल्ली का जूस निकालकर सिकाड़ा में इंजेक्ट किया गया। अगले ही पल सिकाड़ा के पूरे शरीर पर आग की लपटें दिखीं और वो चिल्लाने लगा। फिर अचानक जोरदार धमाके के साथ सिकाड़ा फट गया। फेंक प्रेसिडेंट ने खून की जांच करने को कहा। फेल का कारण पता करने के लिए सिस्टम ने बताया कि सिकाड़ा में बहुत ज्यादा फायर एलिमेंट जमा हो गया, जिससे एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो फट गया। वहां मौजूद एक बालों वाले आदमी ने ताना मारा, यही है सबसे युवा बीस्ट टेमर। मजाक है, लेकिन फेंक प्रेसिडेंट ने उसे चुप कराया और फिर से मटेरियल मंगवाया। दूसरी बार भी एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अब सबको गांव पेंग की स्किल पर शक होने लगा, लेकिन गांव पेंग सिर्फ ठंडी मुस्कान देकर रह गया। उसने फेंक प्रेसिडेंट से कहा, शायद सिर्फ डेविल चिली काफी नहीं है, एक और मुख्य चीज मिलाई। फेंक प्रेसिडेंट ने पूछा, क्या? गांव पेंग बोला, ब्लैक सॉइल, इसे खिलाएं, ये पेट की सुरक्षा करेगा। पंच तत्व के सिद्धांत के अनुसार इस बार इवोल्यूशन पक्का होगा। फेंक प्रेसिडेंट ने बिखरे हुए लैब को देखा और फिर से कोशिश करने का फैसला किया। मटेरियल आ गए। गांव पेंप ने खुद इंजेक्शन लगाने का फैसला किया। सिकाड़ा से काला धुआं निकलने लगा और पूरी लैब में फैल गया। गांव पेंग बाहर आकर सांस लेने लगा। वो सोच रहा था कि उसके ड्रामे में कोई कमी तो नहीं रह गई। तभी लैब से लाल धुआं निकलने लगा। सिकाड़ा सफलतापूर्वक रेड विलो फायर सिकाड़ा में बदल चुका था। फेंक प्रेसिडेंट बहुत खुश हुआ और ये तो फायर अर्थ ड्यूल एलिमेंट है। लेकिन गांव पेंग ने सिस्टम से देखा कि ये असल में सिर्फ फायर एलिमेंट ही है। फिर भी जल्द से जल्द इसे युद्ध में उतारने के लिए यही तरीका सही था। उधर शहर के बाहर अनगिनत टैंक जमा थे। हर सोल्जर जल्दी जल्दी युद्ध की तैयारी कर रहा था। तभी आसमान में टिड्डियों का झुंड दिखा। कमांडर ने तुरंत आदेश दिया, पोजीशन संभालो, फास्फोरस बम दागो। अनगिनत मिसाइलें आसमान में दागी गईं। इस अटैक से टिड्डियों का हमला रुक गया। कमांडर मुस्कुराया, इसी तरह दबाए रखो। लेकिन तभी टिड्डियों ने इकट्ठा होकर एक भयानक धूल भरी आंधी पैदा कर दी। उस आंधी ने सारे मिसाइल हमले बेकार कर दिए। रेडियो पर आदेश आया, बम बंद करो, आंधी से बचो। नए सोल्जर घबरा गए। एक बूढ़े सोल्जर ने गुस्से से कहा, हमारे पीछे लाखों लोग हैं, जान पर खेलकर भी पीछे नहीं हटना है। उसी वक्त युद्ध के मैदान में अनगिनत रेड विलो फायर सिकाड़ा आ गए। उनके मुंह से आग निकली और पलक झपकते ही सैकड़ों टिड्डे भस्म हो गए। 0.9 सेकंड में टिड्डे इन सिकाड़ों के स्नैक्स बन गए। नए सोल्जर हैरान थे, एक अटैक में सैकड़ों टिड्डे। बूढ़ा सोल्जर खुशी से मुस्कुराया, अब हमारे बच्चों को इन जानवरों से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी। इन्हें बनाने वाला वाकई कमाल का है। अगले दिन गांव पेंग के इलाके में एक आर्मी जीप आई। बुजुर्ग लोग बातें कर रहे थे, लगता है फिर से गांव पेंग को ही ढूंढ रहे हैं। एक बुढ़िया को याद आया, मैंने उसे कभी एक हड्डियों का ढांचा घर ले जाते देखा था। दूसरी बुढ़िया ने टोका, वो उसका बीस्ट है, इस छोटे की तरह लोगों की रक्षा करता है। फिर उसने एक सुई धागा निकाला और उस छोटे बंदर से कहा कि वो धागा पिरो दे। बंदर ने बड़ी फुर्ती से सुई में धागा पिरो दिया। बुढ़िया ने पूछा, बहुत होशियार है, इसका नाम क्या रखा? बुढ़िया ने उदास होकर कहा, नाम रखना चाहती थी पर सोच नहीं पाई। उधर आर्मी वाले गांव पेंग के पास रेयर एलिमेंट कोर लेकर आए और उसका शुक्रिया अदा किया। एक बूढ़े सोल्जर ने सलामी देते हुए कहा, इस ऑपरेशन में शहीद हुए अपने साथियों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। गांव पेंग ने उन्हें जाते हुए देखा
और मन ही मन ठान लिया कि वो आगे भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेगा ताकि फ्रंट लाइन की मदद कर सके। लेकिन अब सबसे जरूरी था अपनी ताकत बढ़ाना, तभी एक्सपेरिमेंट में उसकी बात सुनी जाएगी। तभी दाजी आया और बोला, खाना बनाओ जल्दी। गांव पेंग ने सोचा कि दाजी उसे दिलासा देने आया है और उसे गले लगाकर प्यार करने लगा। उसने तुरंत दाजी की क्वालिटी बढ़ाने का फैसला किया। उसने एक कटोरी में काली दवा बनाई। दाजी देखकर कांप गया, लेकिन जब उसने उसे सूंघा तो उसके मुंह से लार टपकने लगी। उसने कटोरा उठाकर पी लिया। अगले ही पल दाजी के पूरे शरीर से बिजली निकलने लगी। बिजली गायब हुई तो दाजी जली हुई मछली की तरह पड़ा था। आधा ही चिंतित हो गया। उसने कुछ यिन स्नो पाइन नीडल्स निकालकर दाजी के मुंह में डालने की कोशिश की। गांव पेंग ने उसे रोका, अरे इसे थोड़ी देर पड़ा रहने दे। लेकिन आधा ही समझा नहीं और खुद ही वो नीडल्स खाने लगा। गांव पेंग ने सोचा दोनों पागल हैं। फिर उसने अचुन को बुलाया कि उसका कॉन्ट्रैक्ट कर ले। अचुन उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था और सीटी बजा रहा था। लेकिन गांव पेंग ने जूस का गिलास निकाला तो अचुन झट से उड़कर आया और गिलास पकड़ लिया। गांव पेंग ने मौका देखकर अपनी उंगली काटी और अचुन के सिर पर रख दी। अगले ही पल वो अचुन के कॉन्शियसनेस स्पेस में पहुंच गया। उसने अचुन की कॉन्शियसनेस को छुआ और कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ। मेरा साथी बन जा, मैं तुझे ऐसी ताकत दूंगा कि तू किसी से नहीं डरेगा। अचुन ने तुरंत मना कर दिया, मुझे ताकत नहीं चाहिए, मुझे जूस चाहिए। गांव पेंग ने मजबूरन हामी भर दी, ठीक है तुझे रोज जूस मिलेगा। सीन शिफ्ट होता है। वो तोता हर दिन की तरह बूढ़ी औरत को जगाने आया। उसकी बेटी के एक्सीडेंट के बाद से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उसका बूढ़ा पति उसकी देखभाल करता था। लेकिन कहते हैं ना, मुसीबत हमेशा गरीबों पर ही आती है। 2 साल पहले उसका पति भी चल बसा। ये तोता उसके पति की दी हुई आखिरी चीज थी और उसके जीने की वजह भी। अचानक बिस्तर के पास एक परछाई दिखी। शियुइंग, मैं तुम्हें लेने आ गया। ये देख, बूढ़ी औरत की आंखें खुल गईं। इतने दिनों बाद आए हो। उसने बूढ़े ने अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाई। अब हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। जैसे ही उनकी छोटी उंगलियां आपस में जुड़ी, बूढ़ी औरत के चेहरे पर शांति छा गई और वो हमेशा के लिए सो गई। उसके साथ ही तोते का शरीर भी ठंडा पड़ गया। उधर गांव पेंग गहरी नींद सो रहा था। अचानक दाजी के चिल्लाने की आवाज से उसकी नींद टूटी। दाजी अपना मुंह पकड़े दर्द दर्द चिल्ला रहा था। गांव पेंग ने उसे गले लगा लिया। क्या इवोल्यूशन में कोई दिक्कत है? फिर पता चला कि दाजी के दांत बदल रहे थे। गांव पेंग ने उसे समझाया, कल तेरे लिए अच्छे अच्छे कीड़े सूखे लाऊंगा। लेकिन फिर वो अचानक उठकर अचुन के पास चला गया। वो सोचने लगा कि अचुन को किस दिशा में इवोल्व करना चाहिए, सपोर्ट रोल या अटैकर। ट्री हॉलो से उसे वुड एलिमेंट वाला फॉरेस्ट जेलीफिश बनाया जा सकता था, लेकिन स्पेस एलिमेंट का अटैक बहुत खतरनाक होता है और उसके लिए बहुत पैसा और वक्त चाहिए। उसने तुरंत फैसला किया अचुन को सपोर्ट ही बनाएगा। फिर वो नीचे स्टूडियो जाने लगा। बाहर बहुत शोर था। सारे बूढ़े लोग आसमान की तरफ देखकर डरे हुए थे। गांव पेंग ने भी देखा, एक हल्का नीला पारदर्शी तोता आसमान में उड़ रहा था। सिस्टम ने बताया कि ये सोल गार्जियन है जो दूसरे इंसानों पर अटैक करता है। गांव पेंग दौड़कर बूढ़ी औरत के घर गया। दरवाजे के अंदर कोई आवाज नहीं थी। वो सोच ही रहा था कि ग्रे स्पॉट स्पाइडर कहाँ होगा। तभी वो दीवार पर चिपका उसे घूर रहा था। दाजी ने तुरंत गांव पेंग को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया। स्पाइडर डर के मारे दीवार से नीचे गिर गया। गांव पेंग देखता ही रह गया। स्पाइडर डर के मारे कांप रहा था। उसे बूढ़ी औरत की याद आ गई। बूढ़ी अब ज्यादा दिन नहीं झेगी, इसलिए मैं तुझसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। माफ कर, तुझे नाम भी नहीं दिया ताकि तुझे कोई नया रिश्ता मिल सके। गांव पेंग ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। बहुत दुख हो रहा है ना? अगर तू चाहे तो मेरे साथ चल। उसे अपनी टीम में एक टैंक की जरूरत थी। स्पाइडर को टैंक बनाना अजीब लगता है, लेकिन इसकी इवोल्यूशन लाइन में टैंक वाला रास्ता भी था। गांव पेंग ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसे और मजबूत करने का फैसला किया ताकि सोल एनर्जी मिल सके। फिर दाजी और अचुन से मिली सोल एनर्जी से वो आधाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा। उसे याद आया कि आधाई को एपिक क्वालिटी में अपग्रेड करने में कितनी मेहनत लगी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अपग्रेड तो आसान है, पर उसके लिए जरूरी सोल एनर्जी जमा करना मुश्किल। क्वान क्वान स्टूडियो के दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसका व्यवहार देख गांव पेंग को अजीब लगा। ये आज कैसी है? तभी क्वान क्वान ने गुस्से में कहा, मेरे प्यारे छोटे बॉस, इतने सारे कस्टमर आपको देखना चाहते थे, पर मैंने सैकड़ों फोन लगाए, आपने नहीं उठाए। आप कहाँ मर गए थे? गांव पेंग ने उसे शांत करते हुए कहा, गुस्सा मत कर, आज पूरा दिन है, धीरे धीरे सब निपट लेंगे। फिर उसने उसे एक लिस्ट दी और बोला, बाद में तुझे मिल्क शेक पिलाऊंगा। क्वान क्वान ने लिस्ट छीन ली और गुस्से से अंदर चली गई। मिल्क शेक के लिए माफ किया। गांव पेंग ने राहत की सांस ली। लड़कियों का दिमाग पढ़ना मुश्किल है। फिर उसने स्पाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया। उदास मत हो, मेरा साथी बन जा, मैं तुझे एक प्यारा सा घर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट सक्सेस हो गया। फिर उसने इवोल्यूशन लिक्विड तैयार किया। ध्यान से मिलाते हुए लाल सुनहरे रंग के दाने बने। उसने उसका नाम रखा अबान। गांव पेंग ने वादा किया, मैं तुझे ताकत दूंगा और जीते जी तेरी रक्षा करूंगा। लिक्विड डालते ही अबान जोर से कांपने लगा। उसके पैर सूजने लगे। ये दर्द सोल के जरिए गांव पेंग को भी महसूस हुआ। उसे अबान पर तरस आया, पर यह मजबूत बनने की राह थी। तभी क्वान क्वान अंदर आई। छोटे बॉस, बाहर एक कस्टमर आया है, ऐसा लगता है जैसे पैसे वाला बेवकूफ हो। गांव पेंग ने कहा, आता हूँ, तू अबान का इवोल्यूशन देखती रह। बाहर एक सूट बूट वाला आदमी खड़ा था। उसने हाथ मिलाया। बहुत दिनों से आपसे मिलना चाहता था, मैं लू शिन हूँ। फेंग प्रेसिडेंट ने बताया था कि रेड विलो फायर सिकाड़ा के रिसर्च में आपका सबसे बड़ा हाथ था। फिर उसने पिंजरे पर से कपड़ा हटाया। एक काले रंग का कुत्ता था जिसके गले में नुकीली हड्डियां थीं। दांत उस तरह जैसे थे। गांव पेंग ने देखा तो चौंक गया। ये तो लीडर लेवल का बीस्ट था। वो गांव पेंग के नियम जानता था। बोला,
जितने पैसे चाहिए बोल दो। गाओ पेंग ने सिस्टम से देखा कि इसके लिए 20 तरह के इवोल्यूशन रास्ते थे। उसने पूछा कौन सा चाहिए? लू शिन बोला सबसे महंगा। गाओ पेंग ने उंगलियां दिखाई। डिस्काउंट देता हूँ 5000 क्रेडिट पॉइंट। लू शिन का पसीना छूट गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही गाओ पेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। थैंक यू लू जी सपोर्ट के लिए। तभी लैब से आवाज आई। गाओ पेंग भागा। क्या हुआ? क्वान क्वान डरते हुए बोली बॉस वो छोटी स्पाइडर अब बड़ा केकड़ा कैसे बन गई? गाओ पेंग ने सिस्टम से देखा कि अबान आर्मर स्पाइडर क्रैब में बदल गया था। वो गुस्से से बोला अबान तूने लैब का कंटेनर तोड़ दिया और क्वान क्वान को डरा दिया। फिर उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए अपनी ताकत पर काबू रखना सीखना होगा। अबान शर्मा गया और पीछे हटने लगा। गलती से टेबल से टकरा गया और जोर से गिर पड़ा। गाओ पेंग ने सोचा मेरे सारे बीस्ट थोड़े अनाड़ी ही क्यों हैं? उसने अबान को बाहर जाने को कहा। अबान समझ गया और केकड़े की तरह बगल को चलने लगा। फिर गाओ पेंग ने क्वान क्वान को बड़ा कंटेनर ऑर्डर करने और डार्क नाइट डॉग के लिए मटेरियल तैयार करने को कहा। बाहर सड़क पर अबान अब भी केकड़े की तरह चल रहा था। गाओ पेंग ने उसे लात मारी। सीधा चलना सीख, तू स्पाइडर है केकड़ा नहीं। अबान ने उसे अनसुना कर दिया और वैसे ही चलता रहा। फिर गाओ पेंग एक रियल एस्टेट एजेंसी में गया। सेल्स गर्ल ने पूछा सर रेंट पे लेना है? गाओ पेंग बोला शहर से बाहर कोई विला है जिसमें बेसमेंट हो। लड़की ने टैबलेट दिखाया। यूरोपियन स्टाइल विला है, बहुत सिंपल और एलिगेंट। बेसमेंट तो नहीं है, पास में बहुत बड़ी जमीन है, खुद बेसमेंट बना सकते हैं। गाओ पेंग ने पूछा कहाँ है? लड़की बोली ड्रैगन हार्ट लेक के पास, सस्ता है सिर्फ 2000 क्रेडिट। वो इधर उधर देख रही थी। गाओ पेंग को शक हुआ, मुझे बेवकूफ समझा है। उसने फोटो पर इशारा किया, ये आपदा से पहले की फोटो है ना? पौधे म्यूटेट नहीं हुए। और बता क्या छुपा रही है? लड़की बोली आपदा से पहले इतनी बड़ी जमीन वाला विला चांगान में नहीं मिलता था, अब 2000 में मिल रहा है, बहुत सस्ता है। गांव पेंग जानता था कि वो सब नहीं बता रही, जैसे रिनोवेशन या सिक्योरिटी। आपदा के बाद सोसाइटी अस्त व्यस्त थी, ऐसे विला आर्मी ले सकती थी। उसे सिर्फ 60% अच्छा मकान चाहिए था। सिक्योरिटी की चिंता नहीं थी, दाजी और आदाई तो हैं ही। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर इस वीडियो में 2000 कमेंट आते हैं और 1000 लोग हाइप करते हैं तो इसका अगला पार्ट 1 घंटे का आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।